हेलो 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 एवरीवन। मुझे बताइए कि ऑडियो वीडियो बराबर आ रहा है क्या? कुछ टेक्निकल इश्यूज थे। आज क्लास हमारा 10 मिनट लेट शुरू हुआ है। फटाफट वीडियो को लाइक कर लीजिए। क्लास होने के बाद ज़रूर कमेंट करिए कि क्लास में कितना आपको मज़ा आता है। हमारी पूरी टीम इसको बहुत ज़्यादा पसंद करती है। हम लोगों ने कल जूम सेशन भी रखा था। क्या आ रहा है? ओके ओके ओके। एकता शेज आ रहा है, क्लियर है। ओके, ग्रेट ग्रेट। एवरीथिंग इज फाइन, एवरीथिंग इज परफेक्ट, वेरी गुड। चलिए, चैप्टर नंबर 3 जो काफी बड़ा चैप्टर है, माना जाता नहीं है, इसके अंदर काफी सारे स्टैंडर्ड्स कवर होते हैं। वो हम लोग आज देख रहे हैं। वी आर सीइंग दैट उसमें 3 स्टैंडर्ड्स, लगभग 15 क्वेश्चंस है, वो हम लोग देखने वाले हैं। बड़े इंटरेस्टिंग से, बड़े मजेदार से। जस्ट अ मिनट गाइस, गिव मी अ मिनट। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज के सेशन में लेट्स सी, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 23 230.01 230.01 हम लोग देख रहे हैं। जस्ट अ मिनट। 230.01। तो पहला क्वेश्चन है, डिफाइन ऑडिट डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं, उसके कुछ एग्जांपल्स आप दीजिए। ऑडिट डॉक्यूमेंट्स क्या है, उसके एग्जांपल्स दीजिए। ठीक है, उसका डेफिनेशन, इसको और इस तरीके से पूछ सकते हैं। तो ऑडिट डॉक्यूमेंट और उसके एग्जांपल्स, डेफिनेशन बताइए, ऐसा पूछ सकते हैं। फिर पर्पस, पर्पस ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन क्या है, ठीक है, वो पर्पस के बारे में बताइए। एक्सप्लेन क्लियरली, इट इज द पर्पस ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, वर्किंग पेपर्स, मीनिंग, नेचर। ठीक है, नाउ लिसन गाइस, जस्ट अ मिनट, एक मिनट। गाइस, ये थोड़ा सा टेक्निकल इशू के वजह से, एक मिनट। ओके, नाउ इट इज परफेक्ट, नाउ इट इज प्रॉपर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, सबसे पहले ऑडिट डॉक्यूमेंट का मतलब पूछा है, ठीक है। डेफिनेशन पूछा हुआ है। अगर डेफिनेशन पूछा है तो हमको कॉन्सेप्ट नंबर, डेफिनेशन पूछा है कॉन्सेप्ट नंबर 230.020, फाड़ू के पेज नंबर 12 पे हमको चलना है। डेफिनेशन, जब भी वो लोग डेफिनेशन और उसके एग्जाम्पल्स पूछे, ठीक है, कौन सा हम लोग बताएंगे। देखिए, आइए इसके ऊपर, फाड़ू का कॉन्सेप्ट नंबर 230.020, उसका पेज नंबर 12।
पेज नंबर 12 के ऊपर हम लोग आइए, आप क्या बताएंगे डेफिनेशन? बहुत सिंपल है। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन एक रिकॉर्ड है, एक रिकॉर्ड है, एक रिकॉर्ड है, रिटन डॉक्यूमेंट है। इट्स अ रिकॉर्ड, इट इज अ रिटन डॉक्यूमेंट जिसमें बताया जाता है कि क्या ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म की गई, क्या हम लोग विजिट पे गए थे, क्या हमने कौन से चीजों को हमने पढ़ा, किससे हमने बातचीत की, प्रोसीजर के बारे में लिखा था, उससे क्या एविडेंस मिला हमको, हम देखने गए तो हमको क्या चीजें मिली, ठीक है, क्या लिखा हुआ था, लोगों ने क्या बोला, एविडेंस क्या मिला, प्रोसीजर परफॉर्म करने के बाद हमको ओरल, विजुअल, ठीक है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस क्या मिला, वो एविडेंस, और क्या कंक्लूजन पे हम पहुंचे कि मटेरियल मिसस्टेटमेंट है कि नहीं है। ये तीन चीजें होती है। तो इट इज अ सिंपल रिकॉर्ड, ये एक रिकॉर्ड है, रिटन डॉक्यूमेंट है जिसमें तीन तरह की चीजें आती है। क्या प्रोसीजर परफॉर्म की गई, प्रोसीजर परफॉर्म करके क्या एविडेंस मिला, और एविडेंस मिलने के बाद कंक्लूजन क्या निकला। फिर आपको यहां पे रुकना नहीं है, यहां पे रुकना नहीं है, आपको और समझाना है। रोल ऑफ द स्टैंडर्ड्स, एसए 230 बोलता है यस, ऑडिट डॉक्यूमेंट्स को बनाना, उसको मेंटेन करना, उसको प्रिजर्व करना, यह ऑडिटर की एक बहुत इंपॉर्टेंट जिम्मेदारी है। और 230 बताएगा आपको कि कैसे बनाकर इसको प्रिजर्व करना चाहिए, पूरी हेल्प करेगा। इसके अलावा और भी एसेज है, इसके अलावा और भी एसेज है, जो बाकी एसेज है उन सब में एंड में दिया जाता है कि क्या डॉक्यूमेंट्स बनाकर मेंटेन करना चाहिए। तो ऐसे 230 भी बोलता है इन जनरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेकर, कैसे डॉक्यूमेंट्स बनाना उसको लेकर, और बाकी स्टैंडर्ड्स भी बोलते हैं कि क्या स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को हमने डॉक्यूमेंट करना चाहिए। नाउ आप हो सकता है डॉक्यूमेंट्स ऑडिटर खुद बनाए, हो सकता है खुद बनाए, यह भी हो सकता है कि क्लाइंट से बनवा कर ले, या फिर क्लाइंट के जो डॉक्यूमेंट्स है उसमें से कोई चीजें रिकॉर्ड कर ले, उसकी एब्स्ट्रैक्ट ले, मतलब उसमें से कुछ चीजें लेना, या फिर उनके रिकॉर्ड्स की कॉपी ले, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन ध्यान रखें, ये जो डॉक्यूमेंट्स रहेंगे ये ऑडिटर के बन, भले ही हमने आपके रिकॉर्ड्स का जेरोक्स लिया है, क्लाइंट को बोलेंगे ये हमारे डॉक्यूमेंट है, ऑडिट के पर्पस के लिए है, ठीक है, आप इसको अपने डॉक्यूमेंट मत समझिए, कंपनी के डॉक्यूमेंट मत समझिए कि आप कभी भी आकर इसको एक्सेस करेंगे और वापस लेकर जाएंगे। क्लैरिटी, ठीक है। एग्जांपल्स, अब बच्चों को एग्जांपल्स कभी कभी याद नहीं आ रहे, तो हमने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बड़े आसानी से इसको कैसे याद रखना वो मैं आपको बता रहा हूं। इनिशियल स्टेजेस में ऑडिट प्लान बनाते, ऑडिट प्रोग्राम बनाते, दैट इज एग्जांपल ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। फिर जब ऑडिट परफॉर्म करना शुरू करते तो उसमें सभी टीम मेंबर्स को चेकलिस्ट होती है, हर एरिया की चेकलिस्ट को भरना शुरू करते, दैट इज ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। फिर रेशियोज निकालते हर एरिया के, दैट इज ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। फिर फाइंडिंग्स मिलती, जो भी मुद्दे हमको क्लाइंट से डिस्कस करने, चर्चा करनी है, इशू मेमोरेंडा, ऑडिट करते वक्त जितने भी मैटर्स निकल कर आए, जितने भी इश्यूज निकल कर आए, कहीं पे मिसमैच है, कहीं पे चीजें आधी अधूरी है, उन सबको इशू मेमोरेंडा में लिखते हैं। जो बहुत बड़े मामले होते हैं उस सिग्निफिकेंट मैटर्स बोलते हैं, इतने बड़े मामले कि सीनियर्स पार्टनर्स के डिस्कस करने ही पड़ेंगे, उसको सिग्निफिकेंट मैटर्स बोलते हैं, उसकी समरी बनती है, दैट इज ए एग्जांपल। फिर इसके अलावा, ठीक है, इसके अलावा आखिरी में सिग्निफिकेंट मैटर्स को लेकर करस्पॉन्डेंस होती है, चर्चा होती है टीसीडब्ल्यूजी के साथ, मैनेजमेंट के साथ, टीम मेंबर्स के साथ में, लेटर ऑफ कंफर्मेशन होते हैं। लेट्स फ्रीज गाइस, अगर आपको आया क्वेश्चन डेफिनेशन को लेकर तो उसका मतलब बताएंगे, तीन तरह की चीजें उसमें होती है। ऐसे 230 क्या बोलता है, बाकी स्टैंडर्ड क्या बोलते हैं, ये खुद भी बना सकते हैं हम लोग और दूसरों से ऑब्टेन भी कर सकते हैं हम लोग। एग्जांपल्स में इनिशियल स्टेज में जो चीजें बनती है उसका एग्जांपल, ऑडिट करते उसका एग्जांपल, फाइंडिंग्स मिलते उसका एग्जांपल, और अदर्स। ऐसे याद रखोगे तो कैसे याद नहीं रहेगा, करेक्ट। चलिए बताइए, इज दिस पॉइंट क्लियर गाइज, ये आपको समझ में आया, इसकी हवा लगी आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत मजा आएगा। फटाफट थोड़ा हमने क्लास भले ही लेट शुरू किया है लेकिन हमको बहुत सारी चीजें आज कवर करनी है। नाउ तो ये 230 आपके जो टेलीग्राम ग्रुप है, आपने रैपिड रिवीजन बैच के लिए रजिस्टर भी किया होगा, वहां पर भी आपको टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिली होगी, मैंने बार बार बताई भी है, ठीक है। वहां पर ये जो मार्किंग की हुई सारी पीडीएफ्स है वो आपको मिल जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगर आपको एग्जाम में इंपॉर्टेंस ऑफ वर्किंग पेपर, अगर कोई पूछता है एडवांटेज ऑफ वर्किंग पेपर, पर्पस ऑफ वर्किंग पेपर, अगर ऐसा सवाल आपको कोई पूछता है
ठीक है, देखिए पर्पस वाली सारी चीजें नीचे वाले क्वेश्चन में आएगी। क्यों मेंटेन करते हैं वर्किंग पेपर्स? व्हाई वी मेंटेन वर्किंग पेपर्स? वर्किंग पेपर्स मेंटेन क्यों करते हैं? उसका पर्पस क्या है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, उसके एडवांटेज क्या है? तो खुशी की बात यह है, इन सब का जवाब एक ही है। यूटिलिटी ऑफ वर्किंग पेपर क्या है? इन सब का जवाब एक ही है। कॉन्सेप्ट नंबर 230.040 230.040 फाड़ू के पेज नंबर 12 पे इन सब का जवाब एक ही है। इन सब का जवाब एक ही है कि क्या पर्पस है, क्या एडवांटेज है। लेट्स सी द पर्पस। उसका पर्पस हम लोग देखते हैं, उसका एडवांटेज हम लोग देखते हैं। देखिए बेसिक पर्पस क्या है। बेसिक पर्पस आप पहले आप बाकायदा एसे 230 का रेफरेंस दीजिए, ऑडिट एसे 230 का आप रेफरेंस दीजिए, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के डेफिनेशन आप दीजिए और फिर बताइए बेसिक पर्पस क्या है। बेसिक पर्पस है टू प्रूव पीपल दैट हमने क्वालिटी ऑडिट परफॉर्म किया है। वी हैव परफॉर्म क्वालिटी ऑडिट। आप लोगों को पता होगा क्वालिटी मतलब दो चीजें। अगर ऑडिट का पूरा काम शुरुआत से लेकर आखिरी तक सिस्टमैटिकली एज पर लीगल रिक्वायरमेंट्स, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स और स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के हिसाब से हुआ है, होना चाहिए, उसको बोलते हैं क्वालिटी ऑडिट। और आखिरी में जो रिपोर्ट है वो बहुत ही रिलायबल, भरोसेमंद होनी चाहिए। एक स्ट्रांग लॉजिकल बेसिस होना चाहिए कि हमने ऐसी रिपोर्ट क्यों दी। बस उसी के लिए बेसिक पर्पस है। बेसिक पर्पस है टू प्रूव एवरीवन टू प्रूव एवरीवन दैट वी हैव डन द क्वालिटी ऑडिट। इट एक्ट्स एज एविडेंस। इट एक्ट्स एज एविडेंस कि ऑडिट को पूरा प्लानिंग परफॉर्मेंस हमने किया एज पर लीगल रिक्वायरमेंट, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स एंड स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। और ठीक है, और लोगों को ये बताने के लिए एज एविडेंस कि हमारे पास में बेसिस है, हमारे पास में स्ट्रॉन्ग रीजन है, एविडेंस है, लॉजिक है हमारे कंक्लूजन को सपोर्ट करने के लिए कि हमने ऐसा कंक्लूजन क्यों दिया। और हमारा कंक्लूजन, वी हैव अचीव्ड द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव। हमने साफ साफ बताया है कि वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर एज पर एप्लीकेबल फ्रेमवर्क और नॉट। तो आप बताएंगे कि बेसिक पर्पस है ये प्रूव करने के लिए। बेसिक हमारा पर्पस ही ये है कि हम प्रूव करें हमने क्वालिटी ऑडिट किया है, काम सिस्टमैटिकली हुआ है एज पर लॉ, लीगल रिक्वायरमेंट, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। और जो आखिरी में रिपोर्ट है वो बहुत रिलायबल है। उसको सपोर्ट करने के लिए हमारे पास में सारे डॉक्यूमेंट्स मौजूद है। एंड वी हैव अचीव्ड अवर ओवरऑल ऑब्जेक्टिव, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे ओपिनियन देना था। एडिशनल, लेकिन डॉक्यूमेंट एडिशनल पर्पस एडवांटेज आप बोलिए और क्या फायदा होता है। अगर बड़े प्यारे ऑडिट में आप जो भी काम कर रहे हो, अगर उसके आप प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करोगे, तो सबसे पहले प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन। देखिए प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन बड़ा प्यारा, बहुत मजा आएगा आपको प्लानिंग करने में आपके पास में पूरी फाइलें भरी पड़ी हुई है। प्लानिंग करने में मजा आएगा, काम करने में आपको मजा आएगा। और आपके पास में डॉक्यूमेंट्स है तो और बड़े आसानी से आप कर पाओगे। कैसे खुद के अगर नोट्स बने हुए, मार्किंग बने हुए, तो पढ़ाई में कितना मजा आता है, वैसे डॉक्यूमेंट्स होंगे तो प्लानिंग परफॉर्मेंस में मजा आएगा। पहली बात। दूसरी बात, ठीक है, प्लानिंग परफॉर्मेंस में जूनियर्स को बोला जाता है कि आप आपके डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करो ताकि आपका काम कोई कभी भी चेक कर सके। तो जब वो डॉक्यूमेंट्स, सबको पता है कि मेरा काम दिखेगा डॉक्यूमेंट्स के जरिए, तो वो ज्यादा अकाउंटेबिलिटी से काम करते हैं। प्लानिंग परफॉर्मेंस में मदद मिलती है ओवरऑल। जूनियर्स, ठीक है, पता है कि मेरे डॉक्यूमेंट कोई भी कभी भी आकर चेक करेगा, इसलिए अकाउंटेबिलिटी से काम करते हैं। सीनियर्स को भी फायदा है। सीनियर्स का काम होता क्या है? डायरेक्शन देना। जब काम करने के लिए डायरेक्शन देना, ठीक है, जब काम चल रहा है तो सुपरविजन करना, काम खत्म होने के बाद में सीनियर काम को रिव्यू करते हैं, रिव्यू करना। तो डायरेक्शन, सुपरविजन और रिव्यू, डायरेक्शन, सुपरविजन, रिव्यू, तीनों में इसकी मदद मिलती है। फिर अगर मैं बात करूं, ठीक है, कंप्लीशन पे, काम खत्म होने के बाद में एक नॉन टीम मेंबर हमारा काम चेक करता है, EQCR बोलते हैं, एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू। डॉक्यूमेंट्स होंगे तो कोई हमारा काम चेक कर पाएगा पूरे टीम का, एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू की क्वालिटी ऑडिट हुआ है ना। फर्म को फर्म वाले इंटरनल इंस्पेक्शन करते हैं काम खत्म होने के बाद में, रैंडमली असाइनमेंट को सिलेक्ट करके उसको देखते, क्वालिटी काम इंटरनल इंस्पेक्शन के काम आता है। अगर गवर्नमेंट के लोग आते हैं, होता है पीयर रिव्यू होता है, क्वालिटी रिव्यू होता है, NFRA के लोग आते हैं, तब काम आएगा, ठीक है। और फ्यूचर ऑडिट्स में भी काम आता है। देखो ये भी एक सीक्वेंस में, पहला प्लानिंग एंड परफॉर्मेंस में काम आता है,
फिर जूनियर्स अकाउंटेबिलिटी से काम करते हैं। देखो एक सीक्वेंस है, प्लानिंग एंड परफॉर्मेंस, फिर जूनियर ने काम किया, फिर सीनियर्स को भी मदद मिलती है। कंप्लीशन जब होता है, कंप्लीशन के वक्त है, उसके बाद में EQCR होता है, इंटर्न इंस्पेक्शन उसमें काम आता है, और फ्यूचर ऑडिट में भी काम आता है। ऐसे पढ़ोगे तो याद कैसे नहीं रहेगा, आपको हमेशा याद रहेगा और बहुत अच्छे से आप लोगों को याद रहेगा। ठीक है, चलिए तो अब हम लोगों ने पर्पस, एडवांटेज, इंपॉर्टेंस, नीड, यूटिलिटी ये भी देख लिया। तो हमारा 230.01 भी हो गया, 230.03 भी हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए अब आंसर को अगर आप देखेंगे तो इन्होंने थोड़ा सा बैकग्राउंड बताया, आप भी बताइए, ऑडिट डॉक्यूमेंट का मतलब बताइए। ठीक है, उन्होंने ओनरशिप, कस्टडी के बारे में आगे हम पढ़ने वाले, लेकिन जरूरत नहीं थी, उन्होंने ज्यादा की बातें लिख दी है। कभी कभी कोई सजेस्ट आंसर में ज्यादा की बातें लिख देते हैं। ठीक है, इनफैक्ट नीचे तो और उन्होंने किसकी प्रॉपर्टी है, रिटेंशन, ये जरूरी नहीं है जितना है। कभी कभी कोई सजेस्टेड आंसर में जबरदस्ती ज्यादा की चीजें आ जाती है, मैं बोलूंगा कि वो बिल्कुल जरूरी नहीं, मैंने लिखा भी है, नॉट नेसेसरी। मुद्दे की बात थी बेसिक पर्पस और एडिशनल पर्पस। बेसिक एडवांटेज, एडिशनल एडवांटेज क्या होता है। चलिए 230 में हम लोगों ने मतलब और उसके एग्जाम्पल वाला क्वेश्चन देख लिया, एडवांटेज पर्पस वाला क्वेश्चन भी हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, बताइए हवा लग रही है, क्लियर है सब कुछ, बताते जाइए साथ साथ में। नाउ आगे बढ़ते हैं। अब 230.04 इंपॉर्टेंट मैटर्स टू बी रिकॉर्डेड व्हाइल डॉक्यूमेंटिंग नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स। ठीक है, तो 230.04 है, पाडू का कॉन्सेप्ट नंबर 230.080 है, पेज नंबर 12। 230.080 है, पेज नंबर 12। देखिए, लिसन, फॉर्म मैनुअल फिजिकल फॉर्म में डॉक्यूमेंट्स रखना है कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखना है, उसको फॉर्म बोलते हैं। कंटेंट, फ्लोचार्ट ज्यादा बनाने हैं कि रेशियो एनालिसिस वाली बातें लिखनी है कि टेक्स्ट लिखना है, उसको कंटेंट बोलते हैं। कि वाउचर नंबर लिखना है, कंटेंट। एक्सटेंट, कितनी क्वांटिटी में चीजें हमको रिकॉर्ड करनी है, कितने सारे वाउचर्स, कितने सारे ट्रांजैक्शंस, कितने सारे आइटम्स की बातें नोट करनी है, दैट इज एक्सटेंट। फॉर्म, कंटेंट एंड एक्सटेंट। देखिए इसमें की एक ही बात उन्होंने पूछी थी, लेकिन मैं पूरा समझाता हूं। फॉर्म, कंटेंट, एक्सटेंट के इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स और कंसीडरेशन क्या होते हैं। पहली बात लिखी है, कोई भी जो आपके टीम मेंबर्स है, ऑडिटर्स ने, टीम मेंबर्स ने इस तरीके से डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट करना चाहिए, मेंटेन करना चाहिए, प्रिजर्व करना चाहिए कि एक एक्सपीरियंस्ड ऑडिटर, कि अगर कोई एक्सपीरियंस्ड ऑडिटर जिसको पता होता है ऑडिट मतलब क्या है, उसने खुद ऑडिट किया है, वो आकर आपके फाइल ओपन करे, डॉक्यूमेंट्स देखे, तो उसको समझ में आना चाहिए। ठीक है, उसको समझ में आना चाहिए नंबर 1, ऑडिट प्रोसीजर्स कैसे परफॉर्म की गई थी, ऑडिट प्रोसीजर्स कौन सी ऑडिट प्रोसेस परफॉर्म की गई थी, उससे क्या रिजल्ट्स मिले, क्या एविडेंस मिला, कोई सिग्निफिकेंट मैटर मिला क्या, ठीक है। सिग्निफिकेंट मैटर का मतलब आगे आने वाला है। अभी इसे इतना समझे, बहुत बड़ी चीज जो हमने हमारे सीनियर्स और पार्टनर से डिस्कस करनी चाहिए, उसको सिग्निफिकेंट मैटर्स हम लोग बोलते हैं। सिग्निफिकेंट मैटर्स क्या मिले, ठीक है, वो उसमें दिखना चाहिए, उसको समझना चाहिए, और कंक्लूजन क्या रीच किया। डॉक्यूमेंट्स इस तरीके से मेंटेन करो कि एक नॉलेजेबल व्यक्ति, एक्सपीरियंस्ड ऑडिटर अगर आकर आपकी फाइलें देखे तो उसको साफ साफ समझे क्या प्रोसीजर परफॉर्म की गई थी, उससे क्या एविडेंस मिले, कोई सिग्निफिकेंट मैटर्स मिले क्या कंक्लूजन तक पहुंचे। अब ये फर्दर एक्सप्लेनेशन हमारे स्टैंडर्ड्स ऑडिटिंग में ऐसा होता है, उसी चीज को और समझाते। जब ये बोल रहे हैं कि ऑडिट प्रोसीजर के नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट, ऑडिट प्रोसीजर के नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट की हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा था, जब आप ऑडिट प्रोसीजर को डॉक्यूमेंट कर रहे हो कि आपने क्या प्रोसीजर परफॉर्म की, तो आपने कुछ चीजें और रिकॉर्ड करनी चाहिए, जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द स्पेसिफिक आइटम्स विच यू हैव टेस्टेड। मतलब आपने वाउचर चेक किया तो वाउचर नंबर, आपने फिक्स एसेट को चेक किया तो फिक्स एसेट आइडेंटिफिकेशन नंबर, आपने सेल्स चेक किया तो सेल्स के ट्रांजैक्शन नंबर, ऑर्डर नंबर,
आपने जो भी चीजें चेक की उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके वाउचर नंबर, ट्रांजैक्शन नंबर, आइडेंटिफिकेशन नंबर आपने नोट करने चाहिए ताकि लोगों को समझ में एग्जैक्टली कौन सा आइटम आपने चेक किया। फिर उसमें लिखा होना चाहिए हु परफॉर्म्ड इट, किसने चेकिंग की, कब चेकिंग की, ये लिखा होना चाहिए हमेशा। हु रिव्यूड इट, कौन से सीनियर ने इस काम को रिव्यू किया, कब किया, कितने डिटेल में किया, कितना समय दिया, वो भी होना चाहिए। अच्छा, ऑडिट प्रोसीजर में जब हम बोलते हैं नेचर ऑफ चेकिंग, किस तरह की चेकिंग की, आपने विजिट किया, आपने इंक्वायरी की, आपने रेशियो एनालिसिस किया, नेचर ऑफ चेकिंग तो लिखना चाहिए भाई पूरा। नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट में आपने लिखना चाहिए कौन सी चीजों को चेक किया, कैरेक्टरिस्टिक्स, किसने परफॉर्म किया, कब परफॉर्म किया, किसने रिव्यू किया, कब रिव्यू किया। सिग्निफिकेंट मैटर्स को लेकर डिटेल में तीन बातें होनी चाहिए। नंबर वन, उसका नेचर, नेचर ऑफ द सिग्निफिकेंट मैटर्स। अब मैं इतना बताइए तो सिग्निफिकेंट मैटर में क्या आता है। ऑडिट करने जाते हैं तो इनिशियली आप लोग रिस्क असेसमेंट करते हो। रिस्क असेसमेंट में अगर आपको बहुत बड़ी रिस्क मिलती है, सिग्निफिकेंट रिस्क, वो सिग्निफिकेंट मैटर है, ठीक है। फिर आप ऑडिट करने जाते हो, आपको बड़ी परेशानी होती है, मैनेजमेंट तंग करता है, सिग्निफिकेंट डिफिकल्टी बोलते हैं, वो सिग्निफिकेंट मैटर है, ठीक है। फिर आप टेस्ट ऑफ कंट्रोल परफॉर्म करते हो तो आपको बहुत बड़ी डेफिशिएंसी दिखती है, सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी, वो सिग्निफिकेंट मैटर है, ठीक है। फिर आपको मटेरियल मिसस्टेटमेंट मिलता है, वो सिग्निफिकेंट मैटर है। फिर आपको कोई ऐसा मामला मिलता है जिसका ऑडिट रिपोर्ट पे इंपैक्ट आएगा, ईएमपी ओएमपी डालना पड़ेगा, ठीक है, या फिर मॉडिफाई करना पड़ेगा, की ऑडिट मैटर डालना पड़ेगा, वो सिग्निफिकेंट मैटर है, ठीक है। तो आपको बताना पड़ेगा व्हाट इज द नेचर ऑफ सिग्निफिकेंट मैटर, नंबर वन। फिर आपको बताना पड़ेगा, दूसरी बात आपको बतानी पड़ेगी ये सिग्निफिकेंट मैटर्स को लेकर क्या डिस्कशंस हुए, टीसीडब्ल्यूजी मैनेजमेंट बाकियों के साथ क्या क्या डिस्कशंस हुए, कौन थे वो लोग, उनसे कौन सी बातें डिस्कस हुई, कब हुई बातें डिस्कस, क्या उसमें से निचोड़ निकला, वो भी। इनकंसिस्टेंसीज, क्या सिग्निफिकेंट मैटर्स को लेकर कोई मिसमैच है क्या एविडेंस के अंदर, वेदर देयर इज एनी मिसमैच इन द एविडेंस, कि भाई टीसीडब्ल्यूजी मैनेजमेंट कुछ और बोल रहा है, थर्ड पार्टी कुछ और बोल रहा है, इंश्योरेंस कंपनी कुछ और बोल रही है, इनकंसिस्टेंसीज है क्या। इनकंसिस्टेंसीज अगर है तो उसको कैसे प्रोसीजर परफॉर्म की और गहराई में गए, कौन सही है कौन गलत है, कैसे उसको निकाला, कैसे एड्रेस किया, वो भी। हमको ये क्वेश्चन में पूछा एक पार्ट था लेकिन मैंने पूरा कॉन्सेप्ट बता दिया कि फॉर्म कंटेंट के बेसिक प्रिंसिपल्स और कंसीडरेशन मैंने बताया। मैंने आपको बताया कि ऑडिट प्रोसीजर में क्या डिटेल बताने पड़ेंगे और सिग्निफिकेंट मैटर्स की क्या डिटेल बताने पड़ेंगे। तो आपके दिमाग में आना चाहिए, पहले बेसिक प्रिंसिपल्स बताएंगे, फिर ऑडिट प्रोसीजर में क्या डिटेल बताने पड़ते, सिग्निफिकेंट मैटर में क्या डिटेल बताने पड़ते, तीन चीजें दिमाग में रहनी चाहिए, ठीक है। आई होप इट इज प्रिटी क्लियर। तो यहां पे उन्होंने सिर्फ इतना पूछा था कि ऑडिट प्रोसीजर की क्या डिटेल्स होने चाहिए, लेकिन मैंने पूरा कॉन्सेप्ट आपको बताया कि भाई कैरेक्टरिस्टिक्स, किसने परफॉर्म किया, कब परफॉर्म किया, किसने रिव्यू किया, कब रिव्यू किया, कितने एक्सटेंट में रिव्यू किया, ठीक है, डिटेल में रिव्यू किया। कम ऑन गाइस, तीन क्वेश्चन हो गए, फटाफट फटाफट जोश दिखाइए, कम ऑन कम ऑन कम ऑन। ओनरशिप को लेकर, ओनरशिप को लेकर क्वेश्चन है, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, ठीक है। एक एक आपका प्रिंसिपल ऑडिटर, आपका प्रिंसिपल ऑडिटर, आपका एचओ ऑडिटर, प्रिंसिपल ऑडिटर, प्रिंसिपल ऑडिटर, एचओ ऑडिटर ब्रांच ऑडिटर से बोलता है कि तू तेरे फाइल्स और तेरे डॉक्यूमेंट्स मुझे दे दे। बताइए, जवाब दीजिए। बोलता है कि मैं प्रिंसिपल ऑडिटर हूं, मैं सबसे बड़ा ऑडिटर हूं, मेरे पास में सबसे ज्यादा पावर्स है, मैं चाहता हूं कि तू तेरे डॉक्यूमेंट्स की कॉपी बनाकर, जेरोक्स बनाकर, फोटोकॉपी बनाकर मुझे दे। बताइए मुझे, क्या ब्रांच ऑडिटर ने देना चाहिए, क्या ब्रांच ऑडिटर ने देना चाहिए। न्यू कोर्स में May 21 के मॉक टेस्ट पेपर में पूछा हुआ है, मॉक टेस्ट पेपर में पूछा हुआ है, क्या आप मुझे बताइए क्या करना चाहिए क्या, ठीक है। टेल मी गाइज, वेदर ब्रांच ऑडिटर शुड गिव, यस और नो, वेदर ब्रांच ऑडिटर शुड गिव डॉक्यूमेंट्स, देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए ब्रांच ऑडिटर ने, करेक्ट। तो बहुत से लोगों के मन में आएगा शायद दे दो, किस लोगों के मन में आएगा मत दो, नहीं देना चाहिए, ठीक है। साई बोलती है नहीं देना चाहिए सर, क्यों देगा वो, ठीक है, ब्रांच ऑडिटर अपने मर्जी का मालिक है। ओके, चलिए,
हम लोग देखते करना क्या चाहिए, व्हाट शुड बी डन। देखिए आप लोग आइए, फाड़ू चार्ट पुरुषोत्तम बोलता है देना चाहिए सर, ऐसा कैसा ब्रांच ऑर्डर, तू कोऑपरेट नहीं कर रहा यार, देना चाहिए तूने, यू शुड गिव, बिल्कुल सही बात है। आइए पेज नंबर 13 पे फाड़ू चार्ट के कॉन्सेप्ट ऐसे 230.200, फाड़ू का पेज नंबर 13, फाड़ू का पेज नंबर 13 पे आइए। अगर आप पेज नंबर 13 पे आते हैं, ठीक है, 200 नंबर का एमसीक्यू ये है, कॉन्सेप्ट है। देखिए SQC1 स्टैंडर्ड्स ऑन क्वालिटी कंट्रोल, जिसके अंदर ओवरऑल बहुत सारी बातें बोली है। SQC1 में साफ साफ लिखा हुआ है, ठीक है, अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड बाय द लॉ, अनलेस की लॉ कुछ और बोले, रेगुलेशंस कुछ और बोले, ऑडिटर इज द ओनर ऑफ द ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन वर्किंग पेपर्स, वो उसका मालिक है, उसके पास में पूरी अथॉरिटी है, राइट है, डिस्क्रिशन, डिस्क्रिशन मतलब तय करना, उसके पास है पावर ये तय करने का कि क्या ये डॉक्यूमेंट्स का कुछ हिस्सा, कुछ चीजें मैं दूसरों को अवेलेबल करवाऊं क्या, ठीक है, क्लाइंट को या किसी और को अवेलेबल करवाऊं क्या। लेकिन ध्यान रखें डॉक्यूमेंट्स आप क्लाइंट से भी इतने ही शेयर करें ताकि ऑडिट के सीक्रेट्स, इंपॉर्टेंट बातें उसको पता ना चले। इट शुड प्रोटेक्ट इंडिपेंडेंस, ज्यादा शेयरिंग मत करो, बहुत ज्यादा शेयरिंग कर दोगे, पूरा प्लान बता दोगे तो वो सब समझ जाएगा और अपनी गलती को छुपा लेगा, ठीक है। दूसरों से भी शेयर करना है तो कॉन्फिडेंशियलिटी का ख्याल रखिए। बोलने का मतलब हर ऑडिटर अपने अपने डॉक्यूमेंट्स का मालिक है, उसकी इच्छा है किससे शेयर करना, नहीं करना, डॉक्यूमेंट्स का क्या करना, ठीक है। लेकिन क्लाइंट से भी शेयर करना है, संभल कर, बहुत ज्यादा शेयरिंग मत करो कि ऑडिट के इंडिपेंडेंस पे असर पड़ जाए। दूसरों से शेयर करना है, बी केयरफुल, कॉन्फिडेंशियलिटी। वैसे ही ब्रांच ऑडिटर अपने डॉक्यूमेंट्स का मालिक है, ब्रांच ऑडिटर अपने डॉक्यूमेंट्स का मालिक है, उसकी इच्छा है कि शेयर करना कि नहीं करना, कितना शेयर करना एचओ ऑडिटर के साथ में, ठीक है। पहले आप ये समझाएंगे फिर आप बताएंगे यस, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। आप फिर क्वेश्चन में बताएंगे कि यस प्रिंसिपल ऑडिटर के पास में बहुत सारे राइट्स है, प्रिंसिपल ऑडिटर के पास में तो बहुत सारे राइट्स है, ठीक है। वो ब्रांच ऑडिटर से बातचीत करता है, उससे सवाल जवाब पूछता है और एज सच ब्रांच के रिकॉर्ड्स मंगवा सकता है, उसके पास राइट है, वो ब्रांच विजिट भी कर सकता है, ठीक है। लेकिन जब ब्रांच ऑडिटर के खुद के वर्किंग पेपर्स की बात आए तो ब्रांच ऑडिटर उसका मालिक है, उसकी इच्छा है शेयर करे या ना करे, तो बिल्कुल मैंडेटरी नहीं है, उसकी इच्छा है करना है तो कर सकता है, कोई उस पर दबाव नहीं डाल सकता। प्रैक्टिकल लाइफ में जनरली मैनेजमेंट रिक्वेस्ट करता है ब्रांच ऑडिटर को तो ब्रांच ऑडिटर दे देता है, लेकिन आपको समझाना बहुत जरूरी है कि ब्रांच ऑडिटर के डॉक्यूमेंट्स का मालिक ब्रांच ऑडिटर खुद ही है, शेयर करना ना करना उसके हाथ में। बड़ा इंटरेस्टिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, आई होप दिस इज क्रिस्टल क्लियर आपके दिमाग में। ओके, फंटास्टिक, ग्रेट गाइज। नाउ गाइज हम चलते हैं 230.13 पे हम लोग चलते हैं। यहां पे फैक्टर्स अफेक्टिंग फॉर्म कंटेंट एक्सटेंट। अब देखो ध्यान से सुनिए, फॉर्म क्या होना चाहिए, फिजिकल फॉर्म की इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, कंटेंट क्या होना चाहिए और एक्सटेंट क्या होना चाहिए, इसके बेसिक प्रिंसिपल्स और कंसीडरेशन अलग क्वेश्चन है, इसके बेसिक प्रिंसिपल्स एक अलग क्वेश्चन है, ठीक है। और कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है कि फॉर्मेट कैसा हो, कंटेंट कैसा हो, एक्सटेंट, डॉक्यूमेंट ज्यादा मेंटेन करे कि कम मेंटेन करे, फैक्टर्स ये अलग क्वेश्चन है। May 19 मॉक टेस्ट पेपर में क्वेश्चन आया है, फैक्टर्स ये अलग क्वेश्चन, ध्यान रखना, बेसिक प्रिंसिपल अलग है और फैक्टर्स अलग क्वेश्चन है, ठीक है। इसका आप आइए फाड़ू के पेज नंबर 13 पे आइए, फाड़ू का पेज नंबर 13, CNO 230.100। CNO 230.100, फाड़ू का पेज नंबर 12। फैक्टर्स अफेक्टिंग, ध्यान रखना दो अलग अलग क्वेश्चन है, बच्चे गलती कर सकते। फैक्टर्स अफेक्टिंग फॉर्म, कंटेंट एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट, ठीक है। लेट्स सी गाइस, आप जस्ट इमेजिन करिए एक बड़े कंपनी का ऑडिट करने जा रहे हो, बहुत बड़ी कंपनी आपके सामने, साइज
क्लाइंट जितना बड़ा होगा, एंटिटी जितनी बड़ी, क्लाइंट जितना बड़ा होगा, एंटिटी जितनी ज्यादा बड़ी होगी, उतने ज्यादा हमको डॉक्यूमेंट्स को मेंटेन करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट्स बनाने पड़ेंगे। साइज पे डिपेंड करता है, कॉम्प्लेक्सिटी, जितना कॉम्प्लेक्स एंटिटी होगी, फिर हम लोगों को डॉक्यूमेंट्स में फ्लो चार्ट्स बहुत इंक्लूड करने पड़ेंगे, डिटेल बहुत इंक्लूड करने पड़ेंगे, ज्यादा बनाने पड़ेंगे। इमेजिन करिए बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत कॉम्प्लेक्स काम कर रहे हैं, शिप बिल्डिंग, एयरक्राफ्ट बनाने का काम कर रहे हैं, रिस्क, ठीक है, रिस्क डेफिनेटली, जो एरिया की रिस्क ज्यादा होगी उस एरिया के डॉक्यूमेंट्स हमको ज्यादा मेंटेन करने पड़े। बड़ी कंपनी, कॉम्प्लेक्स बिजनेस, रिस्क ज्यादा है, डॉक्यूमेंट ज्यादा मेंटेन करो। फिर हमने ऑडिट करना शुरू किया। कंपनी को सोचकर 3 पॉइंट याद आ जाएंगे, कंपनी को सोचकर 3 पॉइंट याद आ जाएंगे। ऑडिट शुरू किया और पॉइंट आ जाएंगे। नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स, अगर हम रेशियो एनालिसिस ज्यादा करेंगे तो वो दिखेगा, हम टेस्ट ऑफ कंट्रोल ज्यादा दिखेंगे तो फ्लो चार्ट्स आपको ज्यादा दिखेंगे, ठीक है। ऑडिट मेथोडोलॉजी, हम लोग मैनुअल चेकिंग करेंगे तो मैनुअल फॉर्म में रहेगा, इलेक्ट्रॉनिक चेकिंग करेंगे, ठीक है, एआई यूज करेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स आपको मिलेंगे। सिग्निफिकेंस ऑफ ऑडिट एविडेंस, कोई एविडेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत मटेरियल आइटम का एविडेंस है, बहुत सिग्निफिकेंट इशू का एविडेंस है, तो डेफिनेटली उसको ज्यादा मेंटेन करेंगे हम लोग, ठीक है। रिजल्ट्स ऑफ ऑडिट, ठीक है, जितनी ज्यादा एक्सेप्शंस मिलेंगे, मिसमैच मिलेंगे, जितने ज्यादा एक्सेप्शंस मिलेंगे, जितने ज्यादा मिसमैच मिलेंगे, करेक्ट, उतने ज्यादा डॉक्यूमेंट्स हमको मेंटेन करने पड़ेंगे। जितना कंक्लूजन बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा, उसको समझाना मुश्किल होगा, उतना हमको ज्यादा डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करने पड़ेंगे। लेट्स सी गाइस, कंपनी जितनी बड़ी होगी, कंपनी का साइज जितना बड़ा होगा, जितना उसका काम कॉम्प्लेक्स होगा, जितनी रिस्क ज्यादा होगा, ज्यादा डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करने पड़ेंगे, ठीक है। फिर ऑडिट प्रोसेस क्या परफॉर्म की, मेथोडोलॉजी और टूल्स क्या थी, कितना सिग्निफिकेंट एविडेंस मिला, उस पर डिपेंड करता है। रिजल्ट्स में कितना मिसमैच है, एक्सेप्शंस है, कंक्लूजन कितना कॉम्प्लिकेटेड है, उसको कितना समझाना जरूरी है, उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। इस पॉइंट क्लियर गाइस? नाउ असेंबली ऑफ ऑडिट फाइल बड़ा प्यारा है। असेंबली ऑफ ऑडिट फाइल, ठीक है। जब भी वो असेंबली की बात करें, असेंबल द ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, डिस्कस करो असेंबल के बारे में, असेंबली के बारे में, पॉलिसीज प्रोसीजर्स क्या है असेंबली के बारे में, असेंबल करने के बारे में। असेंबल करने के बारे में जब भी पूछेंगे, चार्ट नंबर है 230.120 पेज नंबर 12, ठीक है, पेज नंबर 12, ठीक है। लेट्स सी गाइस, असेंबली ऑफ ऑडिट फाइल, असेंबली ऑफ ऑडिट फाइल, ये असेंबली होता क्या है? ऑडिट करते वक्त हम लोग बहुत सारी चीजें करते हैं, उसके डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं, प्रोसीजर क्या परफॉर्म की, एविडेंस क्या मिला, कंक्लूजन क्या थे, सब कुछ करते हैं। ऑडिट डॉक्यूमेंट्स को सिस्टमैटिकली अरेंज करके रखना एक जगह पे, एक फोल्डर में, ताकि उसको बड़े आसानी से एक्सेस किया जा सके, उसको बोलते हैं असेंबली ऑफ ऑडिट फाइल। असेंबली ऑफ ऑडिट फाइल ड्यूरिंग द ऑडिट भी चलता रहता है, ऑडिट खत्म होने के बाद में भी ये एक्टिविटी चलती रहती है। इट इज अ एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस है, मतलब, ठीक है, ये सिर्फ डॉक्यूमेंट्स को अरेंज करने वाला काम है, ये कोई मेन ऑडिट वर्क नहीं है, इट इज अ सपोर्टिंग एक्टिविटी। ये इस पे आपको करेक्ट इनकरेक्ट आएगा, आपको एमसीक्यू पूछेंगे, बस चीजों को सिस्टमैटिकली अरेंज करना, हर एरिया की फाइल बनाना, फाइल का बराबर नाम देना, उसका इंडेक्स बनाना, पेजेस के नंबर देना, इंडेक्स को पूरा करना, डॉक्यूमेंट्स में लिखना था किसने क्या चेक किया, ठीक है, ये पूरा जो काम होता है उसको असेंबली बोलते हैं। इसमें कोई भी, ये एडमिनिस्ट्रेटिव पर है, इसमें कोई नया ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म नहीं होता, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर की चीजें, बस चीजों को अरेंज कर रहे। जैसे क्या क्या चीजें होती है, लेट्स सी, हम लोग कुछ ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म कर चुके थे, अभी तक हमने लिखा नहीं था, जो जो चीजें हम लिखना भूल गए थे डॉक्यूमेंट कर दो। डॉक्यूमेंट करने के बाद सभी डॉक्यूमेंट्स को कोलेट करना, देखो एक सीक्वेंस है, जो जो भूल गए तो पहले लिख लो, लिखने के बाद सबको जमा कर लो, जमा करने के बाद उनको एक प्रॉपर सीक्वेंस में सॉर्टिंग कर दो, नंबरिंग करके सॉर्टिंग कर दो, ठीक है। सुपरसीडेड कॉपीज, हमारे पास में हर डॉक्यूमेंट की इनिशियल कॉपीज, आधी अधूरी कॉपीज, इनकरेक्ट कॉपीज होती है, अब उसकी कोई जरूरत नहीं क्योंकि फाइनल कॉपी आ चुकी है। जैसे बैंक रिकंसिलेशन, हमारे पास में पुरानी कॉपीज है जिसमें एरर्स थे,
उसको आप डिस्कार्ड कर सकते हो, डिस्ट्रॉय कर सकते हो, उसको संभाल के रखने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में पूछेंगे। ठीक है, सॉर्टिंग करो, जो सुपर सीडेड कॉपीज है, पुरानी कॉपीज है, जिसका भी इतना इंपॉर्टेंस नहीं है, उसको आप डिस्कार्ड कर दीजिए। क्रॉस रेफरेंसिंग, गो फॉर क्रॉस रेफरेंसिंग। क्रॉस रेफरेंसिंग मतलब, ठीक है, जैसे बैलेंस शीट का, बैंक का बैलेंस है 50 लाख, वहां पे लिखा रहेगा पेज नंबर, कि कौन से पेज नंबर में डिटेल मिलेंगे, और जहां पे डिटेल लिखा हुआ है वहां पे लिखा रहेगा कि बैलेंस शीट में कहां दिखेगा। ऐसे एक पेज का दूसरे पेज में रेफरेंसिंग, क्रॉस रेफरेंसिंग। साइन ऑफ करना, किसने बनाया था वो अपना नाम, डेट, सिग्नेचर डालेगा, किसने रिव्यू किया था वो डालेगा, ये सब इसमें आता है। डॉक्यूमेंट करना, कोलेक्ट करना, सॉर्ट करना, डिस्कार्ड, सुपरसीड को निकाल देना, क्रॉस रेफरेंसिंग डालना, साइनिंग डालना। कब तक होना चाहिए? ऑन टाइमली बेसिस। डॉक्यूमेंट सही समय पे बनकर अच्छे से अरेंज हो जाने चाहिए, क्योंकि जब चीजें फ्रेश होती तभी होना चाहिए। 60 डेज का टाइम मिलेगा, 60 डेज का टाइम मिलेगा फ्रॉम द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। विद इन 60 डेज आपको एक काम कर लेना पड़ेगा। यस, असेंबली का काम विद इन 60 डेज कर देना पड़ेगा। असेंबली के बाद में आप ऑडिट डॉक्यूमेंट्स को, आप उसको ऐड नहीं कर सकते, डिलीट नहीं कर सकते, कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। यू कैन नॉट डू एनी चेंजेस। उसको आपको आर्काइव कर देना है। हाँ, अनलेस मिस्टेक है, उसके बारे में मैं बताऊंगा आपको। इसको रिटेन करना है कितने सालों के लिए? 7 सालों के लिए, फ्रॉम द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। और अगर आपने कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट रिपोर्ट साइन की है, तो 7 साल डेट ऑफ साइनिंग कंसोलिडेटेड ऑडिट रिपोर्ट से निकलेंगे। ठीक है, ये 60 डेज के लिए नहीं है, रिटेंशन के लिए सिर्फ ऐसा बोला हुआ है। इट इज ओनली फॉर रिटेंशन। ठीक है, अब कभी कभी ऐसा होता है कि ऑडिट रिपोर्ट साइन करने और सब कुछ होने के बाद में कुछ मैटर्स अराइज होते हैं आफ्टर डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। ये हम पढ़ते हैं, इसको सब्सिक्वेंट इवेंट्स बोलते हैं एज पर एसए 560। इसको बोलते हैं मैटर्स अराइजिंग आफ्टर डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, सब्सिक्वेंट इवेंट्स बोलते हैं। ऐसे 560 में इसका डिस्कशन होता है। आप लोग चार्ट में लिख लेंगे जो मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, तो 560 में लिखा हुआ है कि ये मामलों को कैसे हैंडल करना और इसको फिर कैसे डॉक्यूमेंट करना। ठीक है, तो वो तो बोले ये चेंज तो आपको करना ही पड़ेगा। इसके अलावा भी कभी कभी हमको चेंजेस करने पड़ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इंस्पेक्शन हो रहा था, गवर्नमेंट पीयर रिव्यू, क्वालिटी रिव्यू में कुछ लोगों ने बोला कि आपके डॉक्यूमेंट्स आधे अधूरे, जानकारी कम है, उसको ठीक करो। इंस्पेक्शन हो रहा है, इंटरनल इंस्पेक्शन हो सकता है, एक्सटर्नल इंस्पेक्शन हो सकता है कि उसको ठीक करो। हो सकता है कि कोई बहुत बड़ी गलती हमको पता चली, तो ऐसा है, सब्सिक्वेंट इवेंट्स होते हैं ऑडिट रिपोर्ट साइन करने के बाद, तब तो चेंजेस करने ही पड़ेंगे। इसके अलावा भी कभी कभी चेंजेस करने पड़ते हैं। जब भी ऐसे चेंज करोगे, साफ साफ बताना पड़ेगा रीजंस, क्यों चेंज किए गए, किसने किए, कब किए, चेंजेस किसने किए, कब किए, किसने उसको रिव्यू किया, कब रिव्यू किया, यह भी डालना पड़ेगा। तो वो बोलते हैं सब्सिक्वेंट इवेंट से तो ठीक है, उसके हिसाब से डॉक्यूमेंटेशन कर देना, लेकिन उसके अलावा कुछ और है तो भाई साहब पूरे डिटेल देने पड़ेंगे। आपको लिखना पड़ेगा चेंज क्यों किया, रीजंस, किसने किया, कब किया, किसने रिव्यू किया, कब किया। ठीक है, अब देखो एग्जाम में यहां पे असेंबली के बारे में आपने तो पूरा लिखना चाहिए। इन्होंने, ठीक है, चेंजेस के बारे में इन्होंने सब कुछ इंक्लूड किया है, चेंजेस के बारे में इंक्लूड नहीं किया। मैटर्स अराइजिंग आप वो भी इंक्लूड कर लीजिए। देखिए, कभी वो कवर करे कभी ना करे, हमने तो हमारा पूरा लिख के आना चाहिए। ठीक है, ओके, नाउ गाइज लेट्स सी, आगे बढ़ते हैं। नाउ अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट इज 230.19 मई 19 के आरटीपी में है। ये मई 19 के आरटीपी में, नवंबर 20 के मॉक में, नवंबर 20 के आरटीपी में है। ठीक है, सिग्निफिकेंस ऑफ मैटर, सिग्निफिकेंट मैटर्स, ठीक है, के बारे में बताओ। प्रोफेशनल जजमेंट का क्या कनेक्शन है? एक तो ये चीजें, ये पर्टिकुलर पॉइंट बच्चों को समझता नहीं है, उसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन है। जजिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ मैटर रिक्वायर्स ऑब्जेक्टिव एनालिसिस ऑफ फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस। Significance of matter, documentation of professional judgment made where significant serves to explain auditor's conclusion and to reinforce the quality of the judgment explained with the help of examples. ठीक है, देखिए कॉन्सेप्ट नंबर 230.160 है, फाड़ू का पेज नंबर 13 है।
फाड़ू का पेज नंबर 30 है ना, 160 नंबर कॉन्सेप्ट है, देखिए बताइए। एंड दिस इज ऑल अबाउट सिग्निफिकेंट मैटर्स का डॉक्यूमेंटेशन। सिग्निफिकेंट मैटर्स के डॉक्यूमेंटेशन के बारे में बात कर रहे हैं। तो पहले आपको बताना सिग्निफिकेंट मैटर्स, ठीक है। सिग्निफिकेंट मैटर्स मतलब ऐसे मैटर्स है जो कि इन जजमेंट ऑफ ऑडिट टीम मेंबर्स आर वेरी बिग, वेरी इंपॉर्टेंट। इट शुड बी ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ द सीनियर्स ऑफ द ऑडिट टीम। सीनियर्स दैट मीन्स मैनेजर्स, एंगेजमेंट पार्टनर्स, एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर्स, उसको हम बोलते हैं सिग्निफिकेंट, उसको बोलते हैं सिग्निफिकेंट मैटर। सिग्निफिकेंट मैटर जो है उसके लिए हमको स्पेसिफिक स्पेशल कंसिडरेशन, कंसिडरेशन का यहां पे मतलब है कुछ चीजों को ध्यान से सोचना, करना, सोचना और कुछ काम करना, उसको बोलते हैं कंसिडरेशन। सिग्निफिकेंट मैटर्स के लिए हमको स्पेशल ऑडिट प्रोसीजर तय करके अप्लाई करनी चाहिए, जो नॉर्मली हम अप्लाई नहीं करते उससे ज्यादा प्रोसीजर तय करके अप्लाई करनी चाहिए। तो पहले आप बताइए सिग्निफिकेंट मैटर्स मतलब क्या, और सिग्निफिकेंट मैटर्स मिलने के बाद उसके लिए स्पेशल ऑडिट प्रोसीजर्स हमको परफॉर्म करनी पड़ती है। उसके एग्जांपल्स दिए हैं। इनिशियली आपको बहुत बड़ी रिस्क मिली, वो आपका सिग्निफिकेंट रिस्क, आपका सिग्निफिकेंट मैटर है। आपको ऑडिट करने में बहुत परेशानी हुई, सिग्निफिकेंट डिफिकल्टी आपका सिग्निफिकेंट मैटर है। आपको जो रिजल्ट्स मिले, आपको मटेरियल मिसस्टेटमेंट मिले, वो आपका सिग्निफिकेंट मैटर है। चलो मिसस्टेटमेंट नहीं मिले, लेकिन कुछ ऐसी चीजें मिली जिससे हमको पता चला कि रिस्क लेवल्स को बदलना पड़ेगा, ऑडिट प्रोसेस को बदलना पड़ेगा, वो भी सिग्निफिकेंट मैटर है कि आपको आपकी चीजें बदलनी पड़ रही है। ऑडिट रिपोर्ट के ऊपर इंपैक्ट जा रहा है, वो सिग्निफिकेंट मैटर्स है। तो पहले आप सिग्निफिकेंट मैटर का मतलब बताएंगे, उसके एग्जाम्पल्स बताएंगे, फिर आप बताएंगे, ठीक है। सिग्निफिकेंट मैटर्स को लेकर आप बताएंगे, ठीक है। सिग्निफिकेंट मैटर्स को कितने डिटेल में एक्सप्लेन करना है, उसका नेचर कितने डिटेल में करना है, डिस्कशन कितने डिटेल में बताना है, वो डिपेंड करता है। सिग्निफिकेंट मैटर का डॉक्यूमेंटेशन कितना डिटेल होगा, कितना एलाबोरेटेड होगा, क्या क्या जानकारी होगी, डिपेंड करता है कि ऑडिटर को सिग्निफिकेंट मैटर को चेक करने के लिए, ऑडिटर को सिग्निफिकेंट मैटर को चेक करने के लिए कितना प्रोफेशनल जजमेंट लगाना पड़ा। अगर ऑडिटर को बहुत ज्यादा जजमेंट लगाना पड़ा, ठीक है, यह तय करने में कि इसमें कितनी रिस्क है, इस एरिया में कितनी रिस्क है, बहुत दिमाग लगाना पड़ा, जजमेंट लगाना पड़ा, ठीक है। मैं इसको चेक कैसे करूं, टेस्ट ऑफ कंट्रोल की सब्सटेंटिव, इसमें बहुत दिमाग लगाना पड़ा। कौन सा मैं एनालिटिकल प्रोसेस, उसमें बहुत दिमाग लगाना पड़ा। एविडेंस मिलने के बाद उसको बहुत दिमाग, अगर बहुत ज्यादा प्रोफेशनल जजमेंट, अगर ऑडिटर को सिग्निफिकेंट मैटर चेक करने में जितना ज्यादा प्रोफेशनल जजमेंट लगाना पड़ा फॉर प्लानिंग, फॉर परफॉर्मिंग एंड इवैल्यूएटिंग द रिजल्ट्स, ठीक है, उतना ज्यादा डिटेल में सिग्निफिकेंट मैटर को डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा, लोगों को समझाना पड़ेगा कि ये प्रोफेशनल जजमेंट्स किस बेसिस पे लिए गए, किस बेसिस पे तय किया गया कि एक्सपर्ट को रखना कि नहीं रखना, किस बेसिस पे तय किया गया कि विजिट करना कि नहीं करना, किस बेस पे तय किया गया कि हम लोग, ठीक है, मैनेजमेंट के डॉक्यूमेंट्स पे भरोसा करेंगे कि नहीं करेंगे। ये सारे प्रोफेशनल जजमेंट्स को डॉक्यूमेंट करना पड़ता है, ठीक है। और ये बहुत काम आता है, जो लोग रिव्यू कर रहे हैं उनको बड़ा काम आता है, बहुत काम आता है, अगले साल भी काम आता है। कुछ एग्जाम्पल्स बताइए, 3 एग्जाम्पल दिए। अगर मैनेजमेंट के लोगों ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते वक्त, बहुत बड़े बड़े एस्टिमेट्स उन्होंने बनाए हैं, एस्टिमेट्स यूज किए हैं, और वो ऐसे एस्टिमेट्स है विच आर सब्जेक्टिव इन नेचर, चेंजेस फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। तो ऑडिटर ने ये जो एस्टिमेट्स है, जो सब्जेक्टिव नेचर के है, उनको कैसे समझा, कैसे चेक किया, अपने आप में बहुत चैलेंजिंग काम है। इसमें बहुत ज्यादा प्रोफेशनल जजमेंट लगता है, तो उसको डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा कि मैनेजमेंट ने पेंटिंग का वैल्यूएशन किया है, तो आपने वो पेंटिंग का वैल्यूएशन कैसे चेक किया, आपने कैसे प्रोफेशनल जजमेंट लगाया कि मैनेजमेंट के एस्टिमेट्स बराबर है कि नहीं। दैट नीड्स टू बी डॉक्यूमेंटेड। बहुत सी बार स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग बताते हैं, डिसीजन लेने के फैक्टर्स बताते हैं कि भाई एक्सपर्ट को रखना कि नहीं रखना, फैक्टर्स, इंटरनल ऑडिटर पे भरोसा करना कि नहीं करना, उसके फैक्टर्स, किस चीज को डेप्थ में चेक करना, उसके फैक्टर्स, ठीक है। जहां जहां पे स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग आपको फैक्टर्स बताते हैं डिसीजन लेने के लिए,
तो ऑडिटर ने वो सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस, वो फैक्टर्स को कैसे इंटरप्रेट किया, कैसे अप्लाई करके डिसीजन लिया, उसका लॉजिक लिखा होना चाहिए कि मैंने जजमेंट कैसे बनाया। ऑथेंटिसिटी, कभी कभी एक चैलेंज आता है कि इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स रियल है क्या, ओरिजिनल है क्या, भरोसेमंद है कि नहीं, ऑथेंटिक है कि नहीं। जब ऐसा मन में डाउट आता है तो डाउट को सॉल्व करने के लिए क्या प्रोसेस परफॉर्म की, कितने डेप्थ में परफॉर्म की, कैसे हमने इसका जजमेंट लगाया, वो भी डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा। तो यहां पे इस क्वेश्चन में जब भी वो लोग सिग्निफिकेंट मैटर्स की बात करें, सिग्निफिकेंट मैटर्स की बात करें, उसके डॉक्यूमेंटेशन की बात करें, तो आपको पहले सिग्निफिकेंट मैटर का मतलब बताना है, फिर आपको यू नीड टू फर्स्ट एक्सप्लेन, ठीक है, सिग्निफिकेंट मैटर का मतलब बताना है, उसके एग्जाम्पल्स आपको बताना है, फिर आपको बताना है कि प्रोफेशनल जजमेंट जितना ज्यादा यूज करोगे उतना ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ता है। उसके एग्जाम्पल्स, 3 एग्जाम्पल है, ठीक है, जो हमने अभी देखे। सब्जेक्टिव जजमेंट्स को इवैल्यूएट करना, वो बहुत बड़ा प्रोफेशनल जजमेंट है। ऐसे के फैक्टर्स पढ़कर डिसीजन लेना बहुत ज्यादा प्रोफेशनल जजमेंट लगता है। ऑथेंटिसिटी ऑफ द डॉक्यूमेंट्स बहुत ज्यादा, इन सबको अच्छे डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा। गाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज्यादा, ठीक है। अब ये देखिए, न्यू कोर्स में नवंबर 21 मॉक पेपर में, नवंबर 21 मॉक पेपर में ये पूछा गया है, ठीक है, मॉक पेपर में पूछा गया है। मैंने कुछ मार्किंग भी किए, इसका फाड़ू चार्ट में ये नहीं है, ठीक है। इंस्टीट्यूट ने कहीं मॉड्यूल के बाहर से क्वेश्चन ड्राफ्ट किया है। और क्वेश्चन ये है, क्या ऑडिट में हम जो भी करते हैं क्या हर चीज को डॉक्यूमेंट करना जरूरी है? इज इट रिक्वायर्ड, इज इट नेसेसरी कि हम हर चीज को डॉक्यूमेंट करें? ये मॉड्यूल कुछ इंटर में रेयरली जो आपका प्रोनाउंसमेंट की बुक आती है ना, प्रोनाउंसमेंट की बुक, वो प्रोनाउंसमेंट की बुक में से इसको निकाला इन्होंने, प्रोनाउंसमेंट की बुक में से ढूंढ के लाया इन्होंने इसको। ऐसे बहुत रेयरली होता है, लेकिन हमारी नजर बनी हुई है, हमने इसको पकड़ लिया। अब मैंने इसका चार्ट बनाया है, मैं जब शेयर करूंगा, मैं हर चैप्टर की पीडीएफ शेयर करता हूं टेलीग्राम ग्रुप पे, आपको पता होगा, उसकी लिंक भी है, ठीक है, लिंक भी है, किसी को नहीं मालूम, बार बार मैंने वो लिंक बताई भी है, ठीक है, tinyurl.com/rdbm बैच, ठीक है, ये tinyurl.com rdbm बैच, ये यहां से आपको सारी चीजें एक जगह पे मिल जाएगी। लेट्स सी गाइस, मैंने उसका चार्ट बनाया, कैन वी डॉक्यूमेंट एवरीथिंग? क्या ऑडिट में हमने हर छोटी मोटी बात की हम डॉक्यूमेंट कर सकते हैं? ठीक है, उसका प्रिंसिपल समझाया, वो बोला है नाइदर नेसेसरी नॉर प्रैक्टिकल। हम पहले दिन क्या हुआ, दूसरे दिन क्या हुआ, तीसरे दिन क्या हुआ, किससे बात की, खाने में क्या खाया, क्या हंसी मजाक किया, ये सब डॉक्यूमेंट। ऑडिट जितना भी हम ऑडिट करते, जितनी भी ऑडिट प्रोसेस परफॉर्म करते हैं, हर छोटी मोटी चीज को डॉक्यूमेंट करना जरूरी भी नहीं है और प्रैक्टिकल भी नहीं है। इट इज नॉट नेसेसरी, इट इज नॉट प्रैक्टिकल। हर बार मैं क्लाइंट से बात करूंगा तो उसको मैं डॉक्यूमेंट कर लूं, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, ठीक है। इनफैक्ट नो सेपरेट डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड। आप मतलब सबसे पहला प्रिंसिपल है कि आप हर चीज को आप डॉक्यूमेंट करना जरूरी भी नहीं है और प्रैक्टिकल भी नहीं है, ठीक है। हाँ, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि आपको क्या रिस्क मिली अल्टीमेटली, ठीक है, आपने बिजनेस को समझा, कौन सी इंपॉर्टेंट बातें पता चली बातचीत करके, क्या रिस्क मिली। तो बेसिकली जो इंपॉर्टेंट और बड़ी बातें हैं पूरे ऑडिट प्रोसेस की, बस उसको डॉक्यूमेंट करना चाहिए। तो हर छोटी मोटी चीज को आपको करने की जरूरत नहीं है, प्रैक्टिकल भी नहीं है, जरूरी भी नहीं है। आप बड़े जो इंपॉर्टेंट ऑडिट प्रोसेस की जो इंपॉर्टेंट चीज है, बस उसको डॉक्यूमेंट करते जाइए। उसमें और एक बात बोली है, कभी कभी स्टैंडर्ड आपको बोलता है कि आपको ये चीजें करनी है, रिक्वायरमेंट होती है स्टैंडर्ड्स, वो रिक्वायरमेंट्स हमने फुलफिल की ना, उसके लिए सेपरेट डॉक्यूमेंट बनाने की जरूरत नहीं है।
वो रिक्वायरमेंट हमने फुलफिल की ना, उसके लिए सेपरेट डॉक्यूमेंट बनाने की जरूरत नहीं है। अगर कोई चीजें ऐसे डॉक्यूमेंट देखकर डेमोन्स्ट्रेट हो रही है, उसको अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल ऐसे 210 बोलता है कि ऐसे 210 बोलता है कि आपने और क्लाइंट ने टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट को अग्री करना चाहिए, एंगेजमेंट लेटर्स बनाना चाहिए। ठीक है, अब लेटर बना हुआ है, उस पर साइन है, इसका मतलब आप बैठे होंगे, आपने डिस्कशंस किए होंगे, आपने अग्री किया होगा, मतलब 210 का कंप्लायंस हो गया। अलग से मुझे डॉक्यूमेंट में कि मैंने 210 कंप्लाई किया, ये चीजें अलग से लिखने की जरूरत नहीं। व्हाट दे आर सेइंग, कुछ डॉक्यूमेंट्स प्रूफ कर देते हैं कि आपने स्टैंडर्ड्स एंड ऑडिटिंग को फॉलो किया, आपको अलग से लिखकर एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। अच्छा सा ऑडिट प्लान बनाया हुआ है, अच्छा सा ऑडिट प्लान बनाया हुआ है। अगर अच्छा सा ऑडिट प्लान बनाया हुआ है, ठीक है, इसका मतलब ऑडिट डिटेल में, इसका मतलब ऑडिटर ने सोच समझकर सारी चीजों को देख करके अच्छी स्ट्रैटेजी और प्लान बनाया है, मतलब 300 कंप्लाई किया है, अलग से एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। ऑडिटर ने अपनी रिपोर्ट क्वालिफाई की है और बराबर रीजन लिखा है, इसका मतलब उसने ऐसे 705 फॉलो किया है। देखो समझा रहे, एक तो हर छोटी मोटी चीज करने की, डॉक्यूमेंट करने की जरूरत नहीं, प्रैक्टिकल नहीं। इनफैक्ट स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग ने भी अगर बोला है और आपको समझाया है कि ये चीजें आपको करनी चाहिए, उसके लिए कोई सेपरेट डॉक्यूमेंट मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। अगर डॉक्यूमेंट्स देखकर डेमोन्स्ट्रेट हो रही है वो बात को, उसको स्पेसिफिकली सेपरेटली लिखूं। मैंने एक एग्जांपल देता हूं, भैया लड़के ने लड़की को फूल दिया, आईफोन गिफ्ट दिया। हाँ ये बात सही बोली ना सर आपने। लड़के बोलेंगे सर कितनी बार किडनियां निकालूंगा मैं, तो यार ये प्यार करते हैं एक में को, इट इज डन। उसको सेपरेट आई लव यू बोलने की जरूरत नहीं है, बोल भी दो तो अच्छी बात है, लेकिन वही लिखा है। ठीक है, जरूरत नहीं है बार बार डॉक्यूमेंट करने की, सेपरेट डॉक्यूमेंटेशन करने की, जो अंडरस्टूड है। और एक चीज, कुछ चीजें तो ऐसी है जिसको कंटिन्यूसली फॉलो करना पड़ता है, उसको कैसे डॉक्यूमेंट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ऑडिटर को प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, अलर्टनेस रखना पड़ता है, जितनी भी जानकारी मिले अलर्टनेस रखना पड़ता है, उसको कैसे डॉक्यूमेंट करेंगे हम लोग, कोई जरूरत नहीं उसको डॉक्यूमेंट करने की। ठीक है, आपने देखा कि हर जगह पे मैनेजमेंट ने जितनी बार मैनेजमेंट से इंक्वायरी की, पूछताछ की, जितनी बातें उन्होंने बोली उसको कोरैबोरेट किया, मैच किया एविडेंस से। दिस शोज कि ऑडिट टीम में स्केप्टिसिज्म थी, अलर्ट रह के उन्होंने हर चीज को लिए और एविडेंस लिया है। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म प्रूव होता है। एंगेजमेंट पार्टनर ने लिखा हुआ है कि उसने इन्वॉल्व होना चाहिए हर जगह पे, डायरेक्शन, सुपरविजन, रिव्यू में, सारी मीटिंग्स में उसका अटेंडेंस है, उसकी सिग्नेचर्स है, प्रूफ करता है कि वो था। तो डॉक्यूमेंट करना मतलब दीवाने मत हो जाओ, पगले मत हो जाओ, हर छोटी मोटी चीज मत करो। पहला प्रिंसिपल समझाओ, दूसरा प्रिंसिपल समझाओ, तीसरा, पहले प्रिंसिपल में आपने बताया हर चीज डॉक्यूमेंट करने की जरूरत नहीं, बड़ी बड़ी बातों के बारे में सोचो। दूसरे में आपने बताया भले ही ऐसे बोलता हूँ, रिक्वायरमेंट होगी, उसका सेपरेट डॉक्यूमेंटेशन करने की जरूरत नहीं है। तीसरा बताया कुछ चीजें तो प्रोफेशनल स्केप्टिज्म वाली चीजें, एंगेजमेंट पार्टनर को इन्वॉल्व करने वाली चीजें, ये तो थ्रू आउट द ऑडिट चलती है, उसको डॉक्यूमेंट कैसे करें, डॉक्यूमेंट देखकर समझ रहा है, इतना काफी है। ठीक है, ये 3 बातें आपको समझानी है। आई होप इट इज क्रिस्टल क्लियर आपके दिमाग में। चलिए गाइस, कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन, बकअप 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 बकअप, फटाफट फटाफट फटाफट। ठीक है, ओके, नाउ वी आर गोइंग टू ऐसे 330, ऐसे 330। सर सबसे पहले तो ऐसे 330 कोर्स में है क्या? अगर आप ऑफिशियल लिस्ट देखेंगे तो ऐसे 330 आपके कोर्स में नहीं है। तो मैंने इंस्टीट्यूट को पूछा कि भाई ये तो कोर्स में नहीं है, तो इंस्टीट्यूट से जवाब आया, उन्होंने बोला कि जितनी बातें हमारे मॉड्यूल में दी है वो तो पढ़नी पड़ेगी। मॉड्यूल मतलब जो मेन मॉड्यूल है, जहां पे आपके चैप्टर्स दिए हुए हैं, तो जितना भी मैं पढ़ा रहा हूं ये पूरा चैप्टर बेस्ड है, इसमें से एक भी चीज में चैप्टर के बाहर, और ये तो क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, मैं तो ये भी सबूत भी दिया कहां कहां पूछे हुए हैं। ठीक है, तो बच्चों ठीक है, जो मैं पढ़ा रहा हूं उस पर पूरा विश्वास करिए, आपको ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। ऐसे 330 इज अबाउट ऑडिटर्स रिस्पॉन्स टू रिस्क। रिस्क मिलती है तो फिर उसका ऑडिट कैसे करते हैं भाई साहब, रिस्क मिलती है तो उसका ऑडिट करने के लिए हमारे पास टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स है। ठीक है, वी हैव टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स और सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स। तो 330 बताता है टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स और सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स के बारे में।
ठीक है, लेट्स सी। सबसे पहला एक क्वेश्चन बच्चों के दिमाग में बहुत बहुत है, सर ये टेस्ट ऑफ कंट्रोल सब्सटेंटिव प्रोसीजर में फर्क क्या होता है? हम दोनों में इंक्वायरी करते हैं, दोनों में डॉक्यूमेंट्स का इंस्पेक्शन करते हैं, ठीक है, तो दोनों में फर्क क्या है? जब हमारा इंटेंशन है इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को चेक करना, उसको बोलते हैं टेस्ट ऑफ कंट्रोल। जब हमारा इंटेंशन है फाइनेंशियल आइटम को चेक करना कि फाइनेंशियल आइटम एग्जिस्ट करता है ना, कंप्लीट है ना, अमाउंट सही है ना, प्रेजेंटेशन सही है ना, डिस्क्लोजर सही है ना, दैट इज कॉल्ड सब्सटैंशिएट करना, कंफर्म करना, सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स उसको बोला जाता है। नाउ गाइस, अब हम बात करते हैं नाउ ऐसे 330, ठीक है, ऐसे 330 की अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले उसमें टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स है। मैं फटाफट आपको, ठीक है, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स पाडू चार्ट पे आप आइए। एक पाडू चार्ट पे आप आइए तो वहां पर, ठीक है, आप लोगों का पेज वहां पे ऐसे ऐसे 330.040 फाडू का पेज नंबर 14 पे टेस्ट ऑफ कंट्रोल। फटाफट मैं टेस्ट ऑफ कंट्रोल आपको करवा दे रहा हूं, ठीक है। टेस्ट ऑफ कंट्रोल होता क्या है? टेस्ट, व्हाट इज टेस्ट ऑफ कंट्रोल? टेस्ट ऑफ कंट्रोल का डेफिनेशन, ठीक है, टेस्ट ऑफ कंट्रोल के अंदर ऑडिट 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 प्रोसीजर्स परफॉर्म की जाती है दो चीजों को चेक करने के लिए। डिजाइन, क्या इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के स्टेप्स बराबर बनाए गए, क्या उसके स्टेप्स, उसकी प्रोसीजर्स बराबर बनाए, क्या इज इट डिजाइंड प्रॉपरली, बराबर उसको बनाया है क्या, ताकि गलतियां प्रिवेंट हो सके, और अगर प्रिवेंट नहीं हो रही है तो उसके बाद डिटेक्ट एंड करेक्ट हो सके, पीडीसी के लिए। और क्या सिस्टम बनाने के बाद कंपनी के ऑफिसर्स, एम्प्लॉयज, लोग उसको बराबर इंप्लीमेंट कर रहे हैं क्या साल भर, ये दो चीजों को चेक करना ही टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स बोलते हैं, यही उसके ऑब्जेक्टिव्स है। अब कौन से कंट्रोल्स चेक करना? सारे कंट्रोल्स चेक नहीं करने पड़ते, सिर्फ रेलेवेंट कंट्रोल्स चेक करने पड़ते हैं। रेलेवेंट कंट्रोल्स मतलब क्या, ठीक है, व्हाट डू मीन बाय रेलेवेंट कंट्रोल्स? हम लोग जब रिस्क असेसमेंट करते हैं, हम लोग जब रिस्क असेसमेंट करते हैं, व्हेन वी गो फॉर रिस्क असेसमेंट, ठीक है, हम लोग जब रिस्क असेसमेंट करते बच्चों, ठीक है, रिस्क असेसमेंट करते वक्त जहां जहां इनहेरेंट रिस्क मिलती है हम जाके कंट्रोल्स देखते हैं। अगर हमको कंट्रोल्स प्राइमा फेसी अच्छे लगते तो हम उसको मार्क करते, रेलेवेंट कंट्रोल्स है, वो कंट्रोल्स हम लोग चेक करते हैं। और इसके अलावा ऐसे कुछ एरियाज होते हैं जो हाईली ऑटोमेटेड होते हैं, ऐसे कुछ एरियाज होते हैं जो हाईली ऑटोमेटेड होते हैं, ठीक है, हाईली ऑटोमेटेड। ऐसे हाईली ऑटोमेटेड जो एरियाज है, ठीक है, फॉर एग्जांपल स्टॉक मार्केट हो गया, फॉर एग्जांपल हमारा स्टॉक मार्केट हो गया, फिर इसके बाद में ई कॉमर्स हो गया, वहां पे सिस्टम को चेक करना बहुत जरूरी है। टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स करना ही पड़ेगा, सिर्फ सब्सटेंटिव प्रोसीजर काम नहीं आ सकते, ठीक है, उसको बोलते हैं सब्सटेंटिव प्रोसीजर अलोन कैन नॉट गिव सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। ये भी रेलेवेंट कंट्रोल्स में आते हैं। हाईली ऑटोमेटेड जो सिस्टम्स है उन वो हमेशा आपके रेलेवेंट कंट्रोल में आएंगे। लेट्स फ्रीज गाइस, टेस्ट ऑफ कंट्रोल मतलब दो चीजें चेक करना, डिजाइन और आर दे ऑपरेटिंग इफेक्टिवली। सारे कंट्रोल्स चेक नहीं करते, सिर्फ रेलेवेंट कंट्रोल्स चेक करते हैं। रेलेवेंट कंट्रोल्स वही होते हैं जो रिस्क को कॉम्पनसेट करते हैं, और दूसरे हाईली ऑटोमेटेड जो एरियाज है, ठीक है, हाईली ऑटोमेटेड जो एरियाज है, वो ऑटोमेटेड एरियाज, जस्ट अ मिनट गाइस, ऑटोमेटेड जो एरियाज है उसका वो भी रेलेवेंट कंट्रोल्स में आएंगे। जस्ट अ मिनट गाइस, आज एक मिनट रुकिए, सिर्फ सांस ले लीजिए। आपको भी सांस लेने की इच्छा होगी तब तक कमेंट करिए एक मिनट के लिए, कितना मज़ा आ रहा है वो हमको बताइए। वीडियो ख़त्म होने के बाद में ज़रूर कमेंट में डालिए कितना मज़ा आ रहा है, लाइक वाइक ठोकिए, ठीक है, भरपूर। और तब तक हम लोग
1 मिनट में हम लोग वापस लौट के आ रहे हैं। Just a minute, guys. Yes, we are back. We are back. We are back. Now, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स में हम लोगों ने उसका मतलब समझ लिया। टेस्ट ऑफ कंट्रोल का मतलब क्या है, ठीक है। वी नो व्हाट डू मीन बाय टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स। ओके, नाउ वी नो कि सारे कंट्रोल्स चेक नहीं करते। नेचर ऑफ चेकिंग, चेकिंग होती कैसे है? बहुत सिंपल, इंक्वायरी करते हैं, पहले पूछताछ करते हैं, इंक्वायरी करते हैं। वी गो फॉर इंक्वायरी, ठीक है। हम लोग इंक्वायरी करते हैं, पूछताछ करते हैं, वो सबसे पहले हम लोग करते हैं। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ इंक्वायरी करने के बाद में, ठीक है, ओके हम लोग इंक्वायरी करते, पूछताछ करते, पूछते उनको कि भाई कंट्रोल्स के बारे में थोड़ा सा हमको बताइए, उसकी जानकारी हम लोग लेते हैं, ठीक है। अब इंक्वायरी सिर्फ इंक्वायरी नहीं, इंक्वायरी के साथ साथ डॉक्यूमेंट देखते, इंस्पेक्शन भी करते, रीपरफॉर्मेंस कर देखते, वो सबसे इफेक्टिव माना जाता है। इंक्वायरी के साथ सिर्फ देखना, देखना लोगों कैसे काम करे, ऑब्जर्वेशन, उसको इतना अच्छा नहीं माना गया, क्योंकि लोग तुम्हारे सामने हो सकता है अलग बिहेव करे और तुम्हारे पीछे हो सकता है अलग बिहेव करे। आजकल दुनिया तो है ही ऐसी, सामने कुछ और फिर पीछे कुछ, ठीक है। नाउ कौन सा लगाएंगे, डिपेंड ऑन नेचर ऑफ कंट्रोल। कंट्रोल में अगर डॉक्यूमेंट जनरेट हो रहे तो हम इंस्पेक्शन लगा पाएंगे। कंट्रोल अगर डॉक्यूमेंट जनरेट नहीं हो रहे तो हमको ऑब्जर्वेशन लगाना पड़ेगा एंड सो ऑन। तो आपको नेचर ऑफ चेकिंग बताना पड़ेगा, हाउ, कैसे चेक करते। नेचर ऑफ चेकिंग में आपको बताना पड़ेगा हाउ वी चेक इट। फिर दूसरा आपको बताना पड़ेगा व्हाट, आप क्या चेक करते कि भाई कंट्रोल किसने लगाया, बाय हुम एंड बाय व्हाट मींस। भाई सिग्नेचर करके कंट्रोल लगा रहा है, सिग्नेचर करके कंट्रोल लगा रहा है, ये कंट्रोल लगाने का तरीका है, ठीक है। सिग्नेचर का कंट्रोल लगा रहा है, ये कंट्रोल लगाने का तरीका है, बाय हुम एंड बाय व्हाट मींस, ठीक है। या फिर स्टैंप लगा के कंट्रोल को लगा रहा है, ये तरीका है। करेक्ट, कंट्रोल को लगाया कैसे जा रहा है कि भाई रिकॉर्ड रखते, डॉक्यूमेंट रख के कंट्रोल को लगाया जा रहा है, अप्रूवल लगाया है उसके थ्रू है। बाय हुम एंड बाय व्हाट मीन, कंट्रोल कौन लगा रहा है, कैसे लगा रहा है, सिग्नेचर्स के थ्रू, स्टैंप के थ्रू, डॉक्यूमेंट्स के थ्रू, टोकन के थ्रू, कैसे, क्या इसको हर ट्रांजैक्शन में लगाया जा रहा है, कंसिस्टेंटली अप्लाई कर रहे हैं, इज इट अप्लाइड कंसिस्टेंटली, क्या इसको साल भर अप्लाई किया जा रहा है, और क्या कोई
दूसरे कंट्रोल पे डिपेंडेंट है क्या, किसी इनडायरेक्ट कंट्रोल पे। फॉर एग्जाम्पल अगर सॉफ्टवेयर बहुत ज्यादा यूज हो रहा है तो आईटी डिपार्टमेंट के ऊपर डिपेंडेंट होंगे ये लोग। अगर ह्यूमन बींग्स बहुत ज्यादा है तो एचआर के ऊपर डिपेंडेंट होंगे, तो कभी कभी उसको भी चेक करना पड़ेगा। टाइमिंग टाइमिंग दो ही हो सकते हैं। टाइमिंग साल या तो टू वेज ऑफ टेस्टिंग, एक पर्टिकुलर टाइम पे ईयर एंड पे चेक करना या फिर साल भर की चेकिंग करना, डिपेंड करता है कंट्रोल कैसा है। जैसे कुछ चीजें साल के एंड में ही लगाई जाती है, कुछ चीजें साल के एंड में लगाते हैं, ठीक है। जैसे डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन साल के एंड में होता है, प्रोविजन फॉर टैक्स साल के एंड में होता है, उसको साल के एंड में ही चेक करना पड़ेगा। स्टॉक काउंट साल के एंड में तभी चेक करना पड़ेगा पर्टिकुलर टाइम पे। कुछ चीजें साल भर चलती है, जैसे सेल्स की प्रोसेसिंग साल भर चलती है, परचेज साल भर चलता है, प्रोडक्शन साल भर चलता है, तो उसकी चेकिंग भी साल भर करनी पड़ेगी। एनटीई नेचर टाइमिंग। अब एक्सटेंट ऑफ चेकिंग, ठीक है, एक्सटेंट ऑफ चेकिंग पे आइए। ये डिपेंड करता है आपकी स्ट्रैटेजी पे। अगर आपकी ऑडिट स्ट्रैटेजी में अगर आपके ऑडिट स्ट्रैटेजी में ऐसा लिखा हुआ है कि हम लोग इंटरनल कंट्रोल सिस्टम से बहुत ज्यादा भरोसा करने वाले हैं, तो हमको एक्सटेंट ऑफ चेकिंग को बढ़ाना पड़ेगा, हमको ज्यादा एविडेंस लेना पड़ेगा रिगार्डिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल। बहुत सिंपल है। स्ट्रैटेजी में अगर कंट्रोल पे ज्यादा विश्वास करोगे, डिग्री ऑफ रिलायंस तुम ज्यादा, ये बच्चों को समझता नहीं है। अगर डिग्री ऑफ रिलायंस ज्यादा है तो टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स को बढ़ाना पड़ेगा, ज्यादा परसुएसिव एविडेंस को लाना पड़ेगा। ये फैक्टर्स पे डिपेंड करता है एक्सटेंट ऑफ चेकिंग। राइट लेफ्ट, आर स्टैंड फॉर रेलेवेंस। अगर आपको बहुत ही रेलेवेंट, बहुत ही काम का रिलायबल एविडेंस मिल रहा है तो एक्सटेंट को बढ़ा दो, इन डेप्थ चेकिंग कर लो। इफ यू आर गेटिंग रेलेवेंट एंड रिलायबल एविडेंस, मौका छोड़ो मत। एक्सटेंड मतलब क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी में, ज्यादा क्वांटिटी में एविडेंस दो। लेंथ ऑफ टाइम, अगर एक कंट्रोल चल रहा है 3 महीने, एक कंट्रोल चल रहा है 12 महीने, जो 12 महीने चल रहा है उसके लिए ज्यादा एविडेंस लगेगा। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डेविएशन से, डेविएशन क्या होता है, जब कंट्रोल फॉलो नहीं किया जाता, कंट्रोल फेल हो जाता है, उसको बोलते हैं डेविएशन। अगर आपको दिखता है एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डेविएशन हाई है, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डेविएशन हाई है, मतलब यहां पे कंट्रोल फेल होने के चांस है, तो भरोसा करने के पहले इन डेप्थ चेकिंग कर लो, फिर बढ़ा दो। फ्रीक्वेंसी, जो कंट्रोल जितना ज्यादा अप्लाई करते हैं उसका उतना ज्यादा एविडेंस लेना पड़ेगा। टेस्ट ऑफ अदर कंट्रोल्स, अगर बाकी कंट्रोल्स फेल हो गए, पूरा डिपेंडेंसी इस कंट्रोल पे है, तो डेफिनेटली वापस इसका एविडेंस हमको ज्यादा देना पड़ेगा। रिलेवेंस, रिलायबल एविडेंस होगा, काम का एविडेंस है, ज्यादा लो। लेंथ ऑफ टाइम पीरियड, कंट्रोल, कोई कंट्रोल हो सकता है नया हो, जैन फेब मार्च 3 महीने चल रहा हो, कोई 12 महीने। कंट्रोल जितने ज्यादा महीने चलेगा उतना ज्यादा टाइम, उसका ज्यादा एविडेंस लेना पड़ेगा। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डेविएशन, फेल होने के चांसेस है, भरोसा करने से पहले ज्यादा एविडेंस ले लो। फ्रीक्वेंसी, ज्यादा फ्रीक्वेंटली परफॉर्म करता है, ज्यादा एविडेंस ले लो, एंड सो ऑन। ठीक है, आई होप गाइज इट इज क्रिस्टल क्लियर। ये पूरा का पूरा टेस्ट ऑफ कंट्रोल मैंने आपको बताया। टेस्ट ऑफ कंट्रोल का मतलब रेलेवेंट कंट्रोल्स चेक करने पड़ते हैं, नेचर ऑफ चेकिंग समझाई, टाइमिंग ऑफ चेकिंग समझाया, एक्सटेंट ऑफ चेकिंग समझाया। ठीक है, देखिए, ओके नाउ गाइज, अब हम लोग टेस्ट ऑफ कंट्रोल समझ चुके हैं। यहां पे उन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा था, आज टेक्निकल थोड़े से इश्यूज है, स्क्रीन बार बार आपका लैप्स हो रहा है, कोई बात नहीं, होता है, होता है। एक और इसका, बाकी 330 बड़ा काम का है। चलिए फिर से वी आर बैक। तो आज फ्लिप फ्लॉप चल रहा है, इट्स ओके गाइस, चलता है।
चलिए देखिए, तो हमारा 303.30.1 भी हो गया। इसमें सिर्फ पूछा था टेस्ट ऑफ कंट्रोल का मतलब, मैंने तो पूरा बता दिया। टेस्ट ऑफ कंट्रोल का मतलब बताइए और तुम कौन से कंट्रोल्स चेक करते हो। हमेशा ध्यान रखना, टेस्ट ऑफ कंट्रोल का डेफिनेशन भी बताना है और रेलेवेंट कंट्रोल्स के बारे में भी बताना है, दोनों के बारे में बताना है, डेफिनेशन और कौन से कंट्रोल्स चेक करते हैं। ठीक है, हमने इसके बाद का टेस्ट, अब इसके बाद एक्सटेंट ऑफ टेस्ट ऑफ कंट्रोल, एक्सटेंट ऑफ टेस्ट ऑफ कंट्रोल डिस्कस करके आए हम लोग, डिस्कस करके आए। एक्सटेंट ऑफ टेस्ट ऑफ कंट्रोल को हम लोगों ने डिस्कस किया। ठीक है, कि कब हम लोगों ने ज्यादा एविडेंस इकट्ठा करना चाहिए टेस्ट ऑफ कंट्रोल का, राइट लेफ्ट, वो भी डिस्कस किया हमने। देखिए नवंबर 20 की आरटीपी में आया हुआ है, ये नवंबर 20 आरटीपी में बहुत ज्यादा चांसेस की टपके वापस। फिर अगर हम आगे बढ़ते हैं तो यहां पे एक ऐसा ये है, ये दिस इज नॉट एग्जैक्टली फ्रॉम दी स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, उसके बाहर से ये आया है, उसके बाहर से ये आया है, लेकिन अब पूछा हुआ है तो हमने इसको सीरियसली लेना चाहिए। नवंबर 19 की आरटीपी में ओल्ड कोर्स न्यू कोर्स दोनों में आया है। मैं आपको बता दूं, सुन लीजिए, कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। हम लोग जब रिस्क असेसमेंट करते, इनिशियली इनहेरेंट रिस्क निकालते, उनको पूछते कि भाई ये आइटम में गलती होने के चांस है, आपका कंट्रोल कौन सा है, इसको कॉम्पनसेट करने के लिए कोई कंट्रोल है क्या, उसको रेलेवेंट कंट्रोल बोलते हैं। हम लोग रिस्क असेसमेंट के वक्त रेलेवेंट कंट्रोल्स ढूंढते हैं और एक प्राइमा फेसी ओपिनियन बनाते हैं कि कंट्रोल्स कितने अच्छे होंगे, उसको बोलते हैं प्रिलिमिनरी कंट्रोल रिस्क असेसमेंट, प्रिलिमिनरी असेसमेंट ऑफ कंट्रोल रिस्क। इनिशियल स्टेज में, रिस्क असेसमेंट स्टेज में हम पता लगाते हैं कि रिस्क को कॉम्पनसेट करने वाले कंट्रोल्स कितने अच्छे हैं, और एक प्रिलिमिनरी अंडरस्टैंडिंग हल्की फुल्की करने के बाद प्रिलिमिनरी असेसमेंट बनाते हैं कंट्रोल रिस्क का, कंट्रोल रिस्क कितनी होगी, इज इट लो, मीडियम और हाई, उसका असेसमेंट बनाते हैं। ठीक है, फिर हम लोग आगे जाकर टेस्ट ऑफ कंट्रोल करते हैं, उससे हमको समझ में आता है सही में कंट्रोल्स कितने स्ट्रांग है। ठीक है, फिर आगे जाके सब्सटेंटिव प्रोसीजर लगाते हैं, उससे हमको और समझ में आता है कि इस एरिया में कितनी गलतियां थी, मतलब कंट्रोल्स ने अपना काम बराबर किया कि नहीं। तो मैं ये बोलना चाहता हूं कि कंट्रोल रिस्क का पहले प्रिलिमिनरी असेसमेंट होता है और टेस्ट ऑफ कंट्रोल सब्सटेंटिव प्रोसीजर परफॉर्म करने के बाद उसका फाइनल असेसमेंट होता है। आप समझ रहे हैं, पहले सिर्फ पूछताछ प्राइमा फेसी, उसका प्रिलिमिनरी असेसमेंट निकलता है कंट्रोल रिस्क का, उसके बाद प्रोसीजर्स परफॉर्म करने के बाद उसका फाइनल असेसमेंट निकलता है। ठीक है, नाउ गाइज, पहले आप सिंपल सा देखिए, मैंने बाजू में लिखा है यहां पे। ठीक है, इनफैक्ट जो दूसरा क्वेश्चन उन्होंने ड्राफ्ट किया है, मैं तो लिखा भी है, नॉट प्रॉपरली ड्राफ्टेड, डिफिकल्ट टू क्रैक इट, इट इज ऑन प्रिलिमिनरी असेसमेंट ऑफ रिस्क। उसको पढ़ के समझ में नहीं आता कि प्रिलिमिनरी असेसमेंट पे है क्या, तो फिर हम क्या करेंगे। ठीक है, आप अगर ये सेंटेंस ध्यान में रखें, द कॉन्सेप्ट ऑफ इफेक्टिव ऑपरेशन रिकॉग्नाइज दैट सम डेविएशन में ऑकर्ड, मतलब कि कंट्रोल में कुछ भी करो कुछ डेविएशंस तो रहते ही है। सर इसका क्या कनेक्शन है, सच बता रहा हूं, बहुत ही वाहियात तरीके से ड्राफ्टेड है। ठीक है, लेकिन क्या करेंगे, लिसन गाइज, तो यहां पर आप समझाएंगे पहले कि टेस्ट ऑफ कंट्रोल क्या होता है, उसमें क्या करते हैं, फिर अभी हम पढ़ने वाले हैं जब भी कंट्रोल फेल होता है उसको डेविएशन बोलते हैं। हम देखते फेल क्यों हुआ, अच्छा सीनियर छुट्टी पे था इसलिए कंट्रोल फेल हुआ, ओके, उसका रीजन समझते हैं, इनडेप्थ जाते हैं, स्पेसिफिक इंक्वायरी करते क्यों हुआ, अच्छा दिवाली में वॉल्यूम बहुत बढ़ गया था इसलिए, ओके। फिर हम बताते हैं कि टेस्ट ऑफ कंट्रोल परफॉर्म करने के बाद हमको पता चलता है कि हमारा कंट्रोल रिस्क असेसमेंट बराबर था कि नहीं, उसको बदलना है क्या। सब्सटेंटिव प्रोसीजर लगाने के बाद हमको समझ में आता है कि इस एरिया में गलती थी कि नहीं, कि हमारा जो कंट्रोल्स का असेसमेंट था बदलने की जरूरत है क्या। तो समझा रहे कि टेस्ट ऑफ कंट्रोल करो, फिर सब्सटेंटिव प्रोसीजर करो, उसके बाद समझ में आता है कंट्रोल सही में कितने इफेक्टिव है। उसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि कभी अगर हमको पता चला टेस्ट ऑफ कंट्रोल में कि कंट्रोल्स फेल हो गए, कंट्रोल्स आर नॉट इफेक्टिव, तो हमको कंट्रोल रिस्क को बढ़ाना पड़ेगा। कभी कभी टेस्ट ऑफ कंट्रोल में कंट्रोल फेल हो जाते, कंट्रोल रिस्क को बढ़ाना पड़ेगा, कंट्रोल रिस्क बढ़ जाएगी, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट बढ़ जाएगा, हमको ज्यादा सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स को लगाना पड़ेगा। ठीक है, कभी कभी सब्सटेंटिव प्रोसीजर लगाने के बाद में हमको पता चलता बहुत गलतियां है, मतलब वापस कंट्रोल रिस्क को बढ़ाना है, आरएमएम को बढ़ाना है, रिस्क बढ़ेगी तो ऑडिट प्रोसीजर को बढ़ाना पड़ेगा। देखिए ट्रेडिशनल थ्योरी है और दो तरह के टेस्ट लगाने पड़ते हैं, प्रोसीजरल,
इसके ऊपर भी हम लोग डिस्कशन करने वाले, चर्चा करने वाले, प्रोसीजरल टेस्ट एंड एग्जामिनेशन इन डेप्थ, प्रोसीजरल टेस्ट एंड एग्जामिनेशन इन डेप्थ, ठीक है, इसकी भी चर्चा करेंगे। देखिए इस पे क्वेश्चन आता, पहले आप बताइए, पहले आप सिंपल बताइए, ठीक है, पहले आपको बताना है डेफिनेशन और क्या चेक करना पड़ता है, ठीक है, गलती मिली तो क्या करना पड़ता है, टेस्ट ऑफ कंट्रोल में अगर कंट्रोल्स फेल हुए तो कंट्रोल रिस्क हाई डिक्लेयर करना पड़ेगा, ऑडिट प्रोसेस बढ़ानी पड़ेगी। कभी कभी सब्सटैंटिव प्रोसीजर में दिखता है कंट्रोल्स फेल हो रहे हैं, वीक है, फिर हमको ऑडिट प्रोसीजर और बढ़ानी पड़ेगी। दो मेथड है, उसके बारे में भी चर्चा आएगी। मैं जानता हूं थोड़ा क्वेश्चन ट्विस्टेड है, लेकिन आपको मोटा मोटी समझना है, टेस्ट ऑफ कंट्रोल के बारे में आपको लिखना है और प्रिलिमिनरी असेसमेंट क्या होता है और फाइनल असेसमेंट क्या होता है उसके बारे में आपको लिखना है, ठीक है। नाउ अब आइए स्पेसिफिक इंक्वायरीज को लेकर। सर ये स्पेसिफिक इंक्वायरीज क्या है? टेस्ट ऑफ कंट्रोल करने के बाद में आपको गलतियां मिलेगी कि कंट्रोल 100 में से 10% रेट ऑफ डेविएशन है, 10 बार फेल हुआ कि 20 बार फेल हुआ कि 30 बार फेल हुआ, डेविएशन मिलेगा। तब आपने क्या करना चाहिए, व्हाट यू शुड डू? आपको उसको बोलते इवैल्यूएटिंग, टेस्ट ऑफ कंट्रोल किया, उसके रिजल्ट्स मिले, उसके रिजल्ट्स मिले, उसको कैसे स्टडी करना, एनालाइज करना। आइए बहुत फेमस क्वेश्चन है, देखिए यहां पे कितनी बार आया हुआ है, कितनी बार आया हुआ है, ठीक है। 330 का 080, आइए इसके ऊपर इवैल्यूएटिंग ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल्स, ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल्स। देखिए क्या होगा, टेस्ट ऑफ कंट्रोल, टेस्ट ऑफ कंट्रोल करने के बाद आपको रिजल्ट्स में एक होगा कि आपको कोई डेविएशन नहीं मिल रहा, कोई गलती नहीं मिल रही, तो आप डिक्लेयर करोगे कंट्रोल्स आर वेरी गुड, दे आर ऑपरेटिंग इफेक्टिवली, बहुत अच्छे कंट्रोल्स है, जैसा हमने सोचा था बिल्कुल वैसा ही सब कुछ है, कंट्रोल रिस्क हमने लो सोची थी, कंट्रोल रिस्क लो है। लेकिन आपको डेविएशन मिल सकते हैं, डेविएशन मतलब लोग सिस्टम को फॉलो नहीं कर रहे, कंट्रोल्स फॉलो नहीं कर रहे, तो हमको क्या करना पड़ेगा, स्पेसिफिक इंक्वायरी। स्पेसिफिक इंक्वायरी में हमको क्या करना पड़ेगा, स्पेसिफिक इंक्वायरी में हमको 3 चीजें करनी पड़ेगी। वी विल हैव टू डू 3 थिंग्स। नंबर 1, क्या हमारे पास में रीजनेबल बेसिस, क्या हमारे पास में इनफ एविडेंस है, इनफ लॉजिक है, ये बोलने के लिए, हमारा रिजल्ट सपोर्ट करने के लिए, जो भी हमारा रिजल्ट है कंक्लूजन सपोर्ट करने के लिए इनफ एविडेंस है क्या? सर ये कैसे होता है? फॉर एग्जाम्पल रेट ऑफ डेविएशन 8% है, 100 में से 8 बार कंट्रोल फेल हो रहा, और टॉलरेबल रेट जो मैक्सिमम रेट अलाउड है 20% है, मतलब हम पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकते हैं कि कंट्रोल्स आर इफेक्टिव। 20% गलतियां अलाउड है, यहां तो सिर्फ 8% गलतियां निकल रही है। सुनिए वापस, टेस्ट ऑफ कंट्रोल परफॉर्म करने के बाद में आपको डेविएशंस मिलेंगे, आपको डेविएशंस मिलेंगे, आपको ये मिलेगा कि कंट्रोल्स कितना फेल हो रहा है। आपको पूछना है आपके पास में रीजनेबल बेसिस है क्या? रीजनेबल बेसिस मतलब स्ट्रॉन्ग लॉजिक है क्या सपोर्ट करने के लिए अपना कंक्लूजन? अगर ऐसा साफ साफ दिखता है हां कि कंट्रोल्स इफेक्टिव है कि नहीं है, इसके लिए आपका स्ट्रॉन्ग बेसिस लॉजिक है क्या? देखिए इंक्वायरी करिए, है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कभी कभी नहीं, थोड़ा कंफ्यूजन में हम लोग, कंफ्यूजन की स्टेज में, ऐसे 530 में भी पढ़ा था ये, कंफ्यूजन की स्टेट में, तो रीसैम्पलिंग करनी पड़ेगी, फिर से सैम्पलिंग करनी पड़ेगी। पता चलता है कि जब सीनियर बीमार था तो जूनियर ने सिग्नेचर की थी, तो फिर हमको जूनियर ने कितनी सिग्नेचर्स की थी वो पूरा चेक करना चाहिए, वहां पे और गलतियां हो सकती है। पहले तो देखो कि जितनी चेकिंग की है उससे जो तुमको रिजल्ट मिल रहा है उसके बेसिस पे तुम कोई एक रीजनेबल कंक्लूजन, स्ट्रॉन्ग कंक्लूजन निकाल पा रहे हो क्या? निकाल पा रहे हो तो बहुत बढ़िया। फिर आगे जो भी हमको गलतियां मिली, क्या इससे दिख रहा है हमने कुछ एडिशनल प्रोसीजर लगानी चाहिए? जहां जहां गलती मिली सिर्फ दिवाली के सीजन में तो और चेकिंग करो, जब सीनियर छुट्टी पे था वहीं पे गलतियां मिली तो और चेकिंग करो। सोचो कि कंक्लूजन ड्रॉ कर पा रहे क्या? दूसरा सोचो एडिशनल प्रोसीजर। तीसरा सोचो कि नहीं यार ये कंट्रोल्स तो वीक लग रहे हैं, हमको इस एरिया में टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स के बाद सब्सटैंटिव प्रोसीजर होती है, सब्सटैंटिव प्रोसीजर ही ज्यादा लगानी पड़ेगी। बस इतना ही समझाना था, ठीक है, इतना ही समझ। जो नीचे की बात है वो और अलग बात है, वो दूसरी बात है, वो आप फाड़ू चार्ट रिवीजन में देख सकते। हमारे क्वेश्चन में इतना स्पेसिफिक इंक्वायरी में इतना ही समझाना था, ठीक है। आई होप गाइज इट इज क्रिस्टल क्लियर आपके दिमाग में, ठीक है। अभी मैं समझ रहा हूं कि आज थोड़ा टेक्निकल लेट भी शुरू किया हमने, और टेक्निकल चीज़ों की वजह से
हमारा आज का टारगेट पूरा नहीं हो पा रहा है। ठीक है, इतने दिनों में पहली बार ऐसा है कि आज का टारगेट पूरा नहीं हो पा रहा है, क्योंकि थोड़ी टेक्निकल चीजें भी थी, लेट भी, करेक्ट। तो अभी मैं, ठीक है, अभी हमारे पास दो चीजें हैं, थोड़ा सा और एक्सटेंड करके, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और फिर अगले लेक्चर में हम लोग इसको बाकी बचे हुए क्वेश्चंस जो है, ऐसे भी चैप्टर नंबर 3 के लिए हमने ज्यादा टाइम अलोकेट करके रखा हुआ है। चैप्टर नंबर 3 के लिए ज्यादा टाइम अलोकेट करके रखा हुआ है। आप आज फाड़ू चार्ट रिवीजन में आप कोशिश करना कि 500 नंबर, 500 नहीं, 230 नंबर और 330 नंबर, 230 नंबर और 330 नंबर के जो एसेज है, उतना फाड़ू चार्ट रिवीजन आप आज देख ले। ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। प्रोसीजरल टेस्ट और एग्जामिनेशन इन डेप्थ, अगर ये वर्डिंग आए, प्रोसीजरल टेस्ट और एग्जामिनेशन इन डेप्थ, अगर ये वर्डिंग आपके सामने आए, ठीक है, तो आपको इसको ऐसे के हिसाब से जवाब नहीं लिखना है। ऐसे के अलावा ये ट्रेडिशनल थ्योरी है, थोड़ी ट्रेडिशनल थ्योरी है, वो ट्रेडिशनल थ्योरी के हिसाब से आपको इसका जवाब देना पड़ेगा, ठीक है। आप आइए पेज नंबर 14, फाड़ू चार्ट रिवीजन पेज नंबर 14 पे आइए। कॉन्सेप्ट नंबर, लास्ट कॉन्सेप्ट गाइस, प्रोसीजरल टेस्ट। देखिए ये ट्रेडिशनल, देखिए लिखा है यहां पे, ये ट्रेडिशनल थ्योरी है, पुरानी थ्योरी है। इसके हिसाब से टेस्ट ऑफ कंट्रोल को दो तरीके से करना पड़ता है। पहले प्रोसीजरल टेस्ट, जिसको टेस्ट ऑफ कंप्लायंस बोलते हैं, ठीक है, और दूसरा एग्जामिनेशन इन डेप्थ। ऐसे दो टेस्ट करने पड़ते हैं। प्रोसीजरल टेस्ट में पूरा ध्यान होता है क्या डिजाइनिंग, क्या इंटरनल कंट्रोल के स्टेप्स प्रॉपर डिजाइन किए गए ना, आर दे डिजाइंड प्रॉपरली, ठीक है, डिजाइन प्रॉपरली, क्या एम्प्लॉयज को समझ में आते हैं, क्या वो उसको फॉलो कर रहे हैं, क्या इज इट इफेक्टिव, क्या वो बराबर डिजाइन किए गए हैं, एम्प्लॉयज को समझ में आते हैं, दे आर कंप्लाइंग विथ इट, और प्राइमा फेसी इफेक्टिव है क्या डिजाइनिंग, सभी स्टेजेस की डिजाइनिंग। उसका एग्जांपल देंगे, किसी भी ट्रांजैक्शन में पहले इनिशियल स्टेज होता है, फिर ऑथराइजेशन होता है, फिर उसको रिकॉर्ड करते, उसके डॉक्यूमेंट संभाल के रखते हैं। प्रोसीजरल टेस्ट में सिर्फ ये देखा जाता है कि जो प्रोसीजर्स है, प्रोसेसेस है, उसको बराबर डिजाइन किया गया क्या हर स्टेज में, इनिशियल स्टेज, ऑथराइजेशन स्टेज, रिकॉर्डिंग स्टेज, डॉक्यूमेंटेशन स्टेज, क्या सभी स्टेज में उसको बराबर रिकॉर्ड किया गया क्या, बराबर डिजाइन किया गया क्या एम्प्लॉय उसको समझते हैं, उसको बराबर कंप्लाई करते हैं, इज इट प्राइमा फेसी इफेक्टिव। नाउ इज इट प्राइमा फेसी इफेक्टिव देखना पड़ता है इसमें। और फिर एग्जामिनेशन इन डेप्थ करते, पहले डिजाइन बराबर किया है, कुछ ट्रांजैक्शन को सिलेक्ट करते, शुरुआत से लेकर आखिर तक चेक करते हैं कि प्रॉपर इनिशिएट हुआ था ना, ऑथराइज हुआ था ना, रिकॉर्ड हुआ था ना, डॉक्यूमेंट हुआ था ना। अब उसका एग्जाम्पल यहां पे दिया हुआ है, जैसे सेल्स है, सेल्स में इनिशियली क्या होगा, कस्टमर ऑर्डर एक प्रॉपर फॉर्मेट में आना चाहिए, प्रॉपर फॉर्मेट बनाया हुआ है, वेरी गुड, कस्टमर ऑर्डर एक प्रॉपर फॉर्मेट में आ रहा है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है, इट इज कमिंग इन अ प्रॉपर फॉर्मेट, प्रॉपर फॉर्मेट है। देखो प्रोसीजरल टेस्ट में डिजाइनिंग, कस्टमर ऑर्डर की डिजाइनिंग बराबर प्रॉपर फॉर्मेट में आ रहा है। आने के बाद में एक एम्प्लॉय चेक करता है हमारे पास में स्टॉक है क्या, दूसरा एम्प्लॉय चेक करता है क्रेडिट वर्दीनेस, इसको उधारी में माल बेच सकते क्या, कितना बेच सकते, और एक छोटी डॉक्यूमेंट बनाकर मैनेजर के पास भेजता है, ये कस्टमर ऑर्डर आया है, इतनी इन्वेंट्री लेवल है, इतना उसकी लिमिट है। मैनेजर क्या इन्होंने, मैनेजर ने बराबर उसको एनालाइज करके ऑथराइज किया ना, सिग्नेचर स्टैंप है ना, उसके बाद उसको इंटीमेट किया ना कि भाई आपका सेल एक्सेप्ट हो चुका, आपका ऑर्डर एक्सेप्ट हो चुका है, माल भेज देंगे। अगर उसकी कोई स्पेशल कंडीशन थी कि पैसा मैं 1 महीने नहीं 2 महीने में पे करूंगा, इंस्टॉलमेंट्स में पे करूंगा, तो उसका भी सेपरेट ऑथराइजेशन लिया जाता है। देखो ये स्टेप्स है, इसको डिजाइन बोलते हैं। इनिशियली ऑर्डर बराबर आना, किसी ने इन्वेंट्री लेवल चेक करना, किसी ने क्रेडिट वर्दीनेस चेक करना, ऑथराइजेशन होना, इंटीमेशन होना, स्पेशल रिक्वायरमेंट्स है तो उसका अलग से ऑथराइजेशन, रिकॉर्डिंग में, डॉक्यूमेंट्स में क्वांटिटी, रेट, ट्रांसपोर्ट, इंश्योरेंस, क्रेडिट टर्म्स बराबर लिखे होने चाहिए। ट्रांजैक्शन होने के बाद डॉक्यूमेंटेशन, जैसे कस्टमर ऑर्डर
पूरे सारे डॉक्यूमेंट एक साथ बंच बनाकर लिंक बनाकर फाइल में रखने चाहिए, आसानी से एक्सेस कर सके और सारे डॉक्यूमेंट एक साथ बने। ठीक है, तो ट्रेडिशनल थ्योरी में पहले प्रोसीजरल टेस्ट होता है जिसपे डिजाइन में फोकस होता है, उसके बाद एग्जामिनेशन इन डेप्थ होता है। ठीक है, और ये उसका नीचे एग्जाम्पल भी है। आई होप इट इज क्रिस्टल क्लियर आपके दिमाग में। बच्चों कल हम लोग और धमाल मचाएंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना काफी है। लेक्चर में मजा आता है तो आपने, ठीक है, ठीक है, आपने लाइक करना चाहिए और कमेंट करना चाहिए लेक्चर खत्म होने के बाद में। मयंक बेटा छोटा सा तो है, ठीक है, छोटा सा तो है, अपने जो मैंने चार्ट दिया वो याद कर ले बेटा, हो सकता है कहीं और आपको मिल जाए। ठीक है, कहीं और क्वेश्चन आ जाए उसका।